भाई लड़कों तुम लोगों ने तो हद कर रखी है। क्या दे दूं भाई मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। अभी 21 तारीख को तुम लोगों का पेपर है और गर्ल्स की स्ट्रेंथ देखो और बॉयज़ की स्ट्रेंथ। अब सुनिए भाई, क्लास बस भाई 3 चैप्टर मेजर तौर पे बचे हुए, एक मैग्नेटिज्म वाला चौथा चैप्टर और 2 स्टार्टिंग के चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उनमें ज़्यादा समय नहीं लगता, लास्ट वाले 2 में आपको पता है। और ये थोड़ा टिक तक लेगा, 3 क्लास पर लेगा ये, तब जाके पूरा हो पाएगा। तो मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर को हम ऐसे करेंगे कि हम टॉपिक समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चन बनाएंगे, फिर टॉपिक, फिर क्वेश्चन, इस तरीके से इस चैप्टर को चलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक था वो था फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन, कुछ याद है? अच्छे से सीख लेना इस टॉपिक को, क्योंकि फिर मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करवाने जाऊंगा, ठीक है। तो ढंग से समझने की कोशिश करना। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, जब एक चार्ज चलता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है व्हेन इट एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंटर इन अ, तो 15-20 मिनट हम लोग इस कॉन्सेप्ट की सारी बातों को रिवाइंड करेंगे, उसके बाद हम सीधा इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक में जाने से पहले। तो मान लीजिए कि एक चार्ज है हमारे पास, एक क्यू चार्ज है और वो कुछ v वेलोसिटी से दाखिल हो रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि इस तरीके से लगी हुई है। तो आप सब जानते हैं कि क्या होगा, बताओ क्या होगा? तो हमने पढ़ा था कि जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा तो ये अपने पास से मुड़ जाएगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, याद आ रहा है? अरे पढ़ा था। तो जब ये अंदर की तरफ एंट्री लेगा, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बोलो क्या है बच्चों? v है। और ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कैसा है हंसिका? 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। अगर ये इसके अंदर दाखिल होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक टर्निंग फोर्स लगेगा। तो वो टर्निंग फोर्स कितना लगता है जब एक क्यू चार्ज v वेलोसिटी से v मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है? तो उस फोर्स का सीधा फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होता है, QVB sin थीटा, where theta is the angle between the velocity and the magnetic field, कि with how much angle जो पार्टिकल है वो एंट्री लेता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर होता है कि नहीं होता? डायरेक्शन किस रूल से दी जाती है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, यस, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मतलब ये है कि अगर आप लोग इसके ऊपर लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो आपको पता है ये चीज हमेशा से फोर्स रही है, इसको आप वेलोसिटी मानेंगे, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो इन तीनों के मिडल में होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये हमारा क्या होगा? वेलोसिटी। सो हियर इज द मैग्नेटिक फील्ड, जहां क्रॉस है मतलब अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे है, बताओ फोर्स कहां की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो ये पार्टिकल जो ऐसे जा रहा था ना, सीधा जा रहा था, वो कैसे मुड़ जाएगा बताओ जरा? इसके ऊपर जब फोर्स ऐसे लगेगा, सोचो ना, कोई चीज सीधी जा रही थी उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा तो ये बोलो क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा ऐसे करके। अरे घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा ऐसे करके, क्योंकि इसके ऊपर सीधे जाते हुए ऐसे फोर्स लग गया तो ये ऐसे टर्न कर जाएगा। ये फोर्स कितना लगा बस ध्यान रखना है आप लोगों को, QVB sin थीटा, एंगल पर भी मैटर करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा याद आ गया? ठीक है, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिला दूंगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं कि मैंने 4 पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हिच इज इक्वल टू QVB sin थीटा एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इज इट क्लियर? चलिए अब अगली बात मैं आपको बताता हूं। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे ट्रेस करते हैं ना बच्चों, हम ये ट्रेस करते हैं कि आगे कैसे मूव करने वाला है, तो पता लगता है कि जब ये आगे इसी मैग्नेटिक फील्ड में बना रहता है तो एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है। कैसा पाथ ट्रेस करता है? सर्कुलर पाथ। ध्यान देना, मतलब ये पार्टिकल एक बार जब ऐसे दाखिल होता है ना, क्यू चार्ज का पार्टिकल v वेलोसिटी से अंदर दाखिल होता है,
तो ये ऐसे सिर्फ एक बार टर्न नहीं करता, ये ऐसे घूमता है और ऐसे ही घूमता रहता है फिर इस सर्कल के अंदर। इस सर्कल के अंदर ये ट्रैप हो जाता है, इस तरीके से सर्कल के अंदर बोलो क्या हो जाता है, ठीक है, ट्रैप हो जाता है ऐसे। अब क्यों होता है ट्रैप, तो एक सिंपल सी बात है, जैसे कि यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, ऐसे करके वेलोसिटी था, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स ऊपर, लेकिन जब ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया, समझ मेरी बात को, बस ये जानना जरूरी है थोड़ा। एक बार तो फोर्स लगा ऐसे, जब फोर्स लगा ऐसे तो ये ऐसे टर्न कर गया, और जब ये ऐसे टर्न करा तो इसकी नेट वेलोसिटी अब किस तरफ को होगी बताओ जरा, क्योंकि अब जब ऐसे को मुड़ जाएगा, देखो कोई भी गोल घूमती हुई चीज की, किसी भी गोल घूमते हुए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है हमेशा टेंजेंशियल होती है। हमेशा कैसे होती है, जैसे कि मान लो ये चीज घूम रही है तो इसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे होगी। कभी पत्थर को बांध के घुमाया ऐसे हाथ से, तो जैसे जिस जगह पर भी पत्थर छूट जाएगा वहीं से बोलो कैसे निकल जाएगा, टेंजेंशियल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ इसके मुड़ने के बाद इसकी नेट वेलोसिटी किस तरफ थी, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी भाई, मान लो इधर इस वाले पॉइंट पे। अगर वेलोसिटी इस तरफ है, सब बच्चे बताना जरा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स बताओ किस तरफ हो गया, देखो फोर्स थोड़ा सा इस तरफ को हो गया, तो अब फोर्स लगने लग गया इधर की तरफ। देखते चलो, अब फोर्स लगने लग गया इधर की तरफ, फिर दोबारा से जो इधर जा रहा था उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा, और फिर दोबारा से इधर की वेलोसिटी को उसने ऐसे मोड़ दिया, क्योंकि कोई चीज ऐसे जा रही है उसके बाद ऐसे फोर्स लग जाएगा तो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अब फिर मुड़ गई, फिर मुड़ने के बाद इसकी वेलोसिटी किस तरफ को होगी बोलो, इस तरफ को, याद करो। तो अब ऐसे वेलोसिटी होने के बाद क्या होगा बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स बोलो कहां की तरफ लगेगा, लेफ्ट की तरफ। टेंशन नहीं है रे बस में, अब बिल्कुल लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा, तो फिर दोबारा से क्या होगा, ये यहाँ की तरफ फोर्स लगेगा। तो आपको नहीं लग रहा कि जब ये यूं एंट्री ले रहा था तो ऐसे फोर्स लग गया, इसके कारण ये मुड़ गया, फिर जब ये यूं जाने लगा तो ऐसे फोर्स लग गया, फिर मुड़ गया, फिर ये यूं जाने लगा तो ऐसे फोर्स लग गया, फिर मुड़ जाएगा, और फिर मुड़ जाएगा तो आपकी वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगी, समझो मेरी बात को, टर्न होने के बाद। अब वेलोसिटी ऐसे होगी, कहीं पे भी देख लो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये रहा वेलोसिटी, देखो ना ये सिंपल सा रूल है यार, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, वेलोसिटी ये रहा, फोर्स देखो कहां की तरफ, नीचे की तरफ। अब फोर्स नीचे की तरफ हो गया, इसका मतलब इसके ऊपर बार बार सेंटर से एक फोर्स लगता रहेगा, और जब कभी भी कोई सेंटर से एक फोर्स कंटिन्यूअसली लगता रहे तो वो सर्कुलर मोशन में घूमती रहेगी। आप एक पत्थर को तब तक ही घुमाते रहेंगे जब तक आप सेंटर से फोर्स लगा रहे हैं। एक बार सेंटर से फोर्स लगाना छोड़ो, एक बार इस रस्सी को छोड़ दो, जहां पर है वहीं से बाहर निकल जाएगी, बोलो है कि नहीं। लेकिन जब तक सेंटर से आप इसको फोर्स लगा के देते रहेंगे तब तक ये गोल गोल घूमेगी। इस दुनिया की कोई भी चीज गोल गोल तब तक घूमेगी जब तक उसके ऊपर सेंटर से सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। याद आ रहा है कि नहीं यार? तो मुझे बताओ जरा, हमें एक बात पहले ये समझनी है कि जब भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा वो टर्निंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QVB sin थीटा। दूसरी बात ये समझनी है कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे ट्रैप हो जाता है। क्या होता है बोलो? उसके ऊपर कंटिन्यूअसली ये फोर्स लगता रहता है सेंटर की तरफ। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इट विल डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ। अगर वो इसमें परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करता है। सबको समझ आया कि नहीं आया? सुरेश बात क्लियर है ये वाली? पक्का? ओके। दूसरी बात मुझे बताओ, ये बताओ कि अगर इसका m मास है और ये v वेलोसिटी से घूम रहा था r रेडियस के अंदर, तो सेंटर से उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? mv स्क्वायर बाय r। आपको पता होना चाहिए किसी भी m मास की चीज को v वेलोसिटी से घुमाने के लिए r रेडियस में सेंटर से कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है? mv स्क्वायर बाय r। मतलब कोई m मास की चीज है उसको v वेलोसिटी से r रेडियस में घुमाने से सेंटर से आपको देना पड़ेगा mv स्क्वायर बाय r। अब ये mv स्क्वायर बाय r, जैसे मैं पत्थर को घुमा रहा हूं तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको वो सेंट्रीपिटल फोर्स की प्रोवाइड करा रहा है जो चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इतना चाहिए, अब इसको कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। फिलहाल इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कराता है? इसको गोल घुमाने के लिए जो mv स्क्वायर बाय r चाहिए वो कौन प्रोवाइड कराता है? दैट QVB sin थीटा। दैट इज द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड हियर एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्टिंग एज अ। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो हमारा mv स्क्वायर बाय r हमें चाहिए होता है इसको गोल घुमाने के लिए, वो किसकी वजह से आया बोलो? QVB sin थीटा। लेकिन sin थीटा तो आपको पता है sin 90 है, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री है। नहीं है समझ में? तो क्या आ गया बताओ जरा? QVB mv स्क्वायर बाय r। यहां से क्या हो गया बच्चों? v से v, और मेरा रेडियस कितना आ गया बताओ जरा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन में काउंट होता है कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ जब डिस्क्राइब करता है तो कितने रेडियस में डिस्क्राइब करता है। तो कहते हैं वो डिपेंड करता है उसके mv बाय qb पे। अगर मास ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा बड़ा रेडियस डिस्क्राइब करेगा। लॉजिक भी समझो, अगर ज्यादा बड़ा मास हो तो इतनी जल्दी मुड़ेगा ही नहीं, उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। सोचो जल्दी साइकिल तो मुड़ जाएगी बट कार या ट्रक नहीं मुड़ पाएगा, बिकॉज उसका मास ज्यादा होने के कारण इनर्शिया ज्यादा होता है। तो वो जैसे कोई हल्की चीज तो जल्दी मुड़ जाएगी और कोई बड़ी चीज देर में मुड़ेगी, दूर से मुड़ेगी, तो उसका मतलब रेडियस भी कैसा बनाएगी बोलो? बड़ा।
तो बाहरी चीजों का इनर्शिया ज्यादा होता है तो लेट मुड़ती है। दूसरी चीज अगर स्पीड ज्यादा होगी तो थोड़ा आगे जाके मुड़ेगी। बार बार समझ में आ रहा है? नहीं आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब बड़ा रेडियस एक्सट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर चार्ज या बी ज्यादा हुआ तो आपको पता है चार्ज या बी से ना क्या ज्यादा हो जाता है, फोर्स। और अगर फोर्स ज्यादा हुआ तो उसको जल्दी मोड़ देगा, और जल्दी मोड़ने का मतलब आप समझते हैं कि उसको सर्कुलर पाथ में ट्रैप कर देगा, छोटे सर्कुलर में ट्रैप कर देगा। समझ नहीं आया मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं है भाई, वहां तक मैं जाना शुरू कर देता। अरे चैन लग गया सब। समझ आया? रेडियस इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी। क्लियर हुआ आप लोगों को? याद रहेगी वाली चीज। दूसरी चीज समझो, इसके बाद अगर मैं यहीं से वेलोसिटी बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं m बाई में क्या, सॉरी क्यूबी आर बाई में क्या, ये भी आप लोग याद रखिए। और क्या क्या इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि ये एक सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब कर रहा है तो उसके बाद बहुत सारी चीजें। बोलो क्या क्या? एक इसका टाइम पीरियड बताया होगा। टाइम पीरियड क्या होता है बताओ जरा? टाइम पीरियड होता है पूरा एक चक्कर लेने में जो समय लगता है। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर अपॉन में v वेलोसिटी। अरे भाई इसको पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर तय करना है विद हाउ मच वेलोसिटी? v वेलोसिटी। तो मुझे बताना जरा क्या आएगा? 2 पाई r का वैल्यू कितना है बोलो? mv बाय qb, और डिवाइड बाय बोलो कितना है बोलो? v। तो v से v कट जाएगा, तो इतना टाइम पीरियड लगेगा, इतना टाइम पीरियड लगेगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ? नहीं आ रही। अच्छा मैंने एक चीज पूछी थी आप लोगों से सॉफ्टवेयर में पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने कहा अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से दाखिल हो, एक 10 मीटर पर सेकंड से दाखिल हो, रेडियस कब बड़ा होगा? 10 वाला में, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा तो रेडियस बड़ा डिस्क्राइब करेगा। भले मास चार्ज सब कुछ सेम हो, लेकिन वेलोसिटी ज्यादा तो ज्यादा बड़ा रेडियस। बट टाइम पीरियड सेम होगा। एक छोटे रेडियस में घूम रहा है, एक बड़े रेडियस में घूम रहा है, बट फिर भी टाइम पीरियड सेम होगा, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा? मेरी बात समझने की कोशिश करें। जो 5 स्पीड से आएगा वो छोटा रेडियस ट्रैप करेगा, और जो 10 की स्पीड से आएगा वो बड़ा रेडियस ट्रैप करेगा। लेकिन जो बड़ा रेडियस ट्रैप कर रहा है, बड़ा सर्कुलर ट्रैप कर रहा है, उसका स्पीड भी तो ज्यादा है। तो ये भी 5 ही सेकंड लेगा मान लो घूमने में, और ये भी कितना लेगा? 5, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। भले ही वो बड़ा ट्रैक कवर कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड भी ज्यादा है, तो समय बराबर लगता है। समय वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है यहाँ पर बच्चों, ठीक है ना? वेलोसिटी कट जाता है। उसके बाद बोलो क्या था? फ्रीक्वेंसी। अरे बताओ, फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट होती है। फ्रीक्वेंसी 1/t होता है। अरे बच्चों कुछ याद नहीं आ रहा है तुम लोगों को? अरे जितना टाइम आपको जाता है उतना मेरे को भी जाता है इनको देखते हुए, याद होगा? हाँ उतनी, बल्कि आपने ज्यादा बार पढ़ा होगा। बीच में मेरे पेपर थोड़ा था फर्स्ट टर्म का, यूनिट टेस्ट थोड़ा था मेरे। अबे भाई तो इस साल तो तुमने ज्यादा पढ़ा है ना, मैंने तो कम पढ़ा है इस साल। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा बोलो? क्यूबी अपॉन में क्या? 2 पाई आर। उसके बाद बताना जरा काइनेटिक एनर्जी इसका कितना आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो बोलो कितना आएगा? हाफ एम वी का स्क्वायर मतलब क्यूबी आर बाय में। बोलो कितना आएगा? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय में। और ये साबित भी करता है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्यों भाई? क्योंकि देखो ना चार्ज बदलना अंदर घूमते हुए, ना बी बदलना, ना मास बदलना, ना रेडियस बदलना। रेडियस भी तो फिक्स होता है ना, mv बाई क्यूबी। तो एक बार अगर वो एंट्री ले गया, एक बार पार्टिकल ने एंट्री ले ली, तो उसका रेडियस वही रहेगा, उसका चार्ज b और m कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये शो करता है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज, मतलब कहने का मतलब स्लो डाउन नहीं पड़ता। जिस स्पीड से चलेगा उतने से हमेशा चलता रहेगा। जैसे कि अर्थ आज तक सन के चारों तरफ बराबर स्पीड से चक्कर लगा रही है, कभी कम नहीं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो वैसे ही इस पार्टिकल की भी जो मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो मेरे को लगता है कि तुम्हें चीजें याद आ गई होंगी। पहली चीज की फोर्स लगता है, कितना लगता है? क्यूबी sin थीटा। दूसरी चीज इस फोर्स की वजह से वो गोल गोल घूमने लगता है, मतलब यही फोर्स की तरह काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। इसका मतलब mv स्क्वायर बाय r, क्यूबी b के बराबर है। r आ जाएगा mv बाय क्यूबी, v आ जाएगा क्यूबी r बाय m। सही है कि नहीं? मुश्किल लग नहीं रहा होगा मेरे को लगता है। टाइम पीरियड की बात करोगे तो 2 पाई r बाय में v हो जाएगा, मतलब खुद भी बनाना आ जाना चाहिए, इतना मुश्किल है ही नहीं। फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, है ना? और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई आपत्ति है तो बताओ, ठीक है? नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अगर यही पार्टिकल मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल से एंट्री ले, क्योंकि हमें सब करना है साथ ही, तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अच्छा अभी मुझे, हाँ कर लिया हमने पहले। वैसे तुम मुझे बताओ, अभी जो पार्टिकल एंटर हुआ था मैग्नेटिक फील्ड में, कैसे एंटर हुआ था कनिष्का? परपेंडिकुलरली हुआ था। और अब मैं आपको एंट्री करवाऊंगा पार्टिकल की बाय मेकिंग सम एंगल। अब मतलब मैं ऐसे नहीं ला रहा, मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं इसको ऐसे ला ही नहीं रहा। अच्छा अगर चलो ऐसे लाऊं तो कहां जाएगा जरा बताना एक बार, डायरेक्शन बताना। B ऐसे है, B ऐसे है, चार्ज ऐसे आ रहा है, ये ना मैग्नेटिक फील्ड, ये रही वेलोसिटी, ये रही, नीचे जाएगा, बाहर आएगा ना।
तो ये पार्टिकल जब इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे आएगा ना, ऐसे, तो ये बाहर की तरफ ऐसे आएगा, तो ऐसे सर्कल घुमाएगा, ऐसे, नहीं समझे? अरे तीनों परपेंडिकुलर होते हैं तो फोर्स ऐसे लगेगा, फिर ये गोल गोल घूमेगा ऐसे करके, समझ नहीं आ रहा? सर्कल तो घूमेगा अगर परपेंडिकुलर आएगा तो, फिलहाल है ना, तो बाहर की तरफ पे आएगा। तो मेरी बात समझो, लेकिन ऐसे ला ही नहीं रहा मैं। कैसे ला रहा हूं मैं इसको ऐसे ला रहा हूं, बस। और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ बच्चों कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ऐसे ही करवाया था मैंने पहले भी। तो मुझे बताओ, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, आपको पक्का जाना मैंने थीटा इस तरह भी लिया था, अलग साइड पे लिया था, जैसा मैंने पहले कराया था वैसे ही लिया तो बढ़िया लगेगा। अच्छा मैंने, हाँ, जो जैसा केस पहले लिया कि मेरा सिर्फ ये हेलिकल ऐसा बनेगा, ठीक है, और जैसा पहले कराया वैसे ही करा दूंगा तो तुम्हें इजी रहेगा याद करने में। चलो सुनो, तो मान लो कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ली थी बच्चों, प्लीज, और मान लेते हैं कि पार्टिकल अगर ऐसे जाता तो आपको क्लियर है, बताओ कैसे जाएगा? अगर ऐसे आएगा तो कहां फोर्स लगेगा? खुशी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, वेलोसिटी उधर, फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ, ऐसे करके घूम जाएगा। लेकिन हम ऐसे ला ही नहीं रहे, हम परपेंडिकुलर नहीं ला रहे, हम कैसे ला रहे हैं? बाय मेकिंग सम एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। पूरा परपेंडिकुलर नहीं ला रहे, कुछ एंगल पे एंट्री दिलवा रहे हैं, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे ऐसे एंट्री दिलवा रहे हैं। अब मुझे बताना जरा, अगर ऐसे एंट्री लेता है हमारा चार्ज पार्टिकल, तो आप लोगों को रिजॉल्विंग तो आती है ना इतनी, अगर किसी चीज के पास वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल है तो वो हॉरिजॉन्टल चलेगा, सिर्फ वर्टिकल है तो वर्टिकल चलेगा, बट अगर उसके पास वेलोसिटी बीच में कहीं पर ऐसे, देखो ऐसे, तो वो हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और वर्टिकल भी जा रहा है ना, तो इट हैज सम वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो मैं ये कहूंगा कि इस v के पास, बातें नहीं बच्चों, इस डायरेक्शन में इसका कुछ कंपोनेंट बनेगा वेलोसिटी का, कितना बोलो? v sin थीटा, सॉरी v cos थीटा, थीटा वाली लाइन पर बच्चों cos बनता है, और इधर कितना बनेगा बोलो? तो भले ही ये ऐसे आ रहा है, बट इट हैज सम वेलोसिटी कंपोनेंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज वेल एंड सम वेलोसिटी कंपोनेंट इन द सेम डायरेक्शन एज वेल ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ है। तो अब तुम मुझे बताना चाह रहे, आते नहीं, अगर इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो जो वेलोसिटी परपेंडिकुलरली लग रही है इसके ऊपर, वो इसको कैसे टर्न करवाएगी? परपेंडिकुलर, सर्कुलर मोशन में। अनुराग, जब कभी भी पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलरली एंटर करता है, तो कैसे घूमता है? सर्कुलर पाथ में। तो इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से ही कैसा घूमेगा? गोल। कैसे घूमेगा? और इस वाले वेलोसिटी की वजह से ही कहां आएगा? नीचे भी आएगा। इस कारण से जो इसका पाथ ट्रैप होता है ना बच्चों, बहुत जरूरी पाथ है, वो कुछ ऐसा ट्रैप होता है। नहीं आ रही बात समझ में? ऐसे क्यों आ रहा है बताओ जरा? It moves in a circular path due to which velocity? v sin theta, and it moves in the vertical path due to which velocity? v cos theta. v cos theta कंपोनेंट की वजह से ये ऐसे आएगा। अरे भैया वेलोसिटी जब ऐसे लगती है ना, तो दो कंपोनेंट बन जाते हैं। एक बन जाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि है v sin theta, एक बन जाता है पैरेलल कंपोनेंट ना, पैरेलल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड में बोलो कौन सा है? बोलो v cos theta। इसकी वजह से वो नीचे आएगा और इसकी वजह से वो गोल घूमेगा। क्या नहीं आया समझ में? क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी अभी तो तुमने एंट्री करवाई थी, तो तुमने कैसे घुमाया था? उसको गोल घुमाया था। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट इसको गोल घुमाएगा और v cos थीटा कंपोनेंट इसको नीचे की तरफ लेके आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्की बात है? अब ये वाली बात भी क्लियर है, आगे समझते हैं इस चीज को। अब तुम मुझे बताओ जरा, जो ये अगर गोल घूमेगा तो इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस वैसे होता है mv/qb, क्या होता है? लेकिन मुझे बताओ जरा, यहां पर कौन सी वेलोसिटी इसको गोल घुमाने में काम आ रही है? सही बात है, कौन सी वेलोसिटी इसको गोल घुमा रही है? वो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर वाली थी, वो कितनी है यहां पर? v sin थीटा। तो मैंने बोला r तो आ गया mv sin थीटा। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। अच्छा मुझे बताना जरा, टाइम पीरियड कितना आएगा? तो 2 pi r अपॉन में, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको कौन सी वेलोसिटी है जो इसको गोल घुमा रही है? v sin थीटा की। अरे इसी v sin थीटा से तो गोल घूमेगा ये ऐसे करके। तो 2 pi r अपॉन में वेलोसिटी बोलो कितनी? ये समझ में नहीं आया कैसे बोल रहे सर? नहीं आया ना समझ में? हर्षित भाई मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, इसको ट्रैप करना है पूरा 2 pi r का रेडियस, और कितनी वेलोसिटी से ये सर्कल को घूम रहा है? v sin थीटा से। कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है? v cos थीटा से। तो मैंने बोला सर्कल तो ये v sin थीटा से घूम रहा है, तो मैंने बोला कि दूरी करनी है तय 2 pi r, और कितनी वेलोसिटी से? v sin थीटा। अरे यहाँ भी तो मैंने वेलोसिटी v sin थीटा रखी ना, बिकॉज़ ये जो वेलोसिटी इसको गोल घुमा रही है वो v sin थीटा है, तो मैंने इस v की जगह पे क्या रख दिया? v sin थीटा।
तो मैंने कहा 2 पाई आर का उसको कवरेज लेना है पूरा, और कितनी वेलोसिटी से बोलो v sin थीटा से उसको कवर कर रहा है। बताओ क्या आएगा, 2 पाई r की जगह आ जाएगा mv sin थीटा बाय में qb, और डिवाइड बाय में आ जाएगा v sin थीटा से v sin थीटा कट जाएगा 2 पाई m बाय में qb आ जाएगा। सेम आंसर, फ्रीक्वेंसी का भी सेम आंसर। दूसरी बात पिच, इसकी पिच कितनी होगी भाई? यार पिच क्या होती है ना, पिच होती है कि कितना वो डिस्प्लेस करता है एक सर्कल के दौरान नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं पिच। मतलब कि जितनी देर में वो एक चक्कर लेता है उतनी देर में कुछ नीचे भी आ जाता है, जितनी देर में वो एक पूरा चक्कर लेता है उतनी देर में कुछ नीचे भी आ जाता है। तो कितना नीचे आता है वो, तो मुझे तुम बताओ नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा वेलोसिटी है, और कितनी देर में वो मतलब एक चक्कर लेता है पूरा, कैपिटल T समय में। समझो यार, कोई अगर आपको बोले कि बताओ पिच कितनी है, पिच समझो भाई, लक्ष्य है नीचे की तरफ उसकी स्पीड बोलो कितनी है, v cos थीटा, और कितने समय के लिए उसने एक चक्कर लगता है बोलो कैपिटल T। तो हम देखेंगे कैपिटल T समय में जितने में इसने एक चक्कर लिया कितना नीचे आ गया। तो मैंने कहा इतने समय में v cos थीटा स्पीड से कोई कितना नीचे आ सकता है, तो v cos थीटा इनटू क्या बोलो T। अरे किसी की स्पीड नीचे की तरफ 5 है और 2 सेकंड का एक चक्कर है पूरा, तो 10 मीटर नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? वही तो करोगे ना 5 इंटू 2 करके, ये समझ में आ रहा है। तो v cos थीटा की नीचे की तरफ स्पीड है, एंड हाउ मच टाइम टेक इन वन रिवोल्यूशन, इट इज कैपिटल T ना। तो कैपिटल T समय में v cos थीटा की स्पीड से कितनी दूरी कवर करेगा, तो v cos थीटा इनटू में बोलो क्या 2 पाई m बाय में क्या, दिस इज योर पिच। मेरे को नहीं लगता कि किसी बच्चे को खास दिक्कत आ रही होगी इसके अंदर। 2 बार दूसरी बार कर रहे हैं बहुत तसल्ली से इसको, पहले भी करा हुआ हमने, हर चीज बात समझ में आ रही है? मेरे को लगता है याद आ गया होगा सारा कुछ ही, या नहीं आया अभी भी? ओके, सो एक बार देख लो आप लोग कि पहले फोर्स लगता है ये वाली बात क्लियर हो, फिर सर्कुलर पाथ में ट्रैप करता है वो वाली बात क्लियर हो, परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ में ट्रैप करेगा, और अगर कुछ एंगल से एंट्री ले रहा है तो फिर हेलिकल पाथ में घूमेगा। हेलिकल पाथ में घूमेगा तो रेडियस भी अलग होएगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ये सब सेम रहता है जो पहले था, और पिच आएगी कुछ ना कुछ। सोच लो फिर कुछ और बातें बता दो। हाँ भाई, सबको आगे यार बात कर सकता हूँ आगे, ठीक है? डाउट है कुछ? चलो ठीक है, अब ये वाली बात भी मान लेते हैं कि क्लियर हो गया आपको। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब कुछ ऐड करूंगा इसके अंदर जो आप लोगों को पहले नहीं बताया, लेकिन एक बात तो है कि हमने डुअल नेचर करा हुआ चैप्टर, तो डुअल नेचर की चीजें भूले तो नहीं है ना, बल्कि और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी अभी तक आप लोगों की। मुझे तुम ये बताओ, अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है उसको कोई करवा रखे नहीं उसमें कराया हो ना, अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है और उसको मैं कुछ v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाता हूँ v पोटेंशियल से, तो मुझे बताना जरा वो उसके ऊपर कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अगर ये v पोटेंशियल से q चार्ज को कितना कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन सवाल भी समझ में नहीं आया ना? अरे यार एक क्यू चार्ज है उसको मैं पोटेंशियल कितना लगा रहा हूँ v। अरे क्या तुम्हें पोटेंशियल का मतलब पता है? पोटेंशियल आपको बताता है कितना वर्क डन होता है 1 यूनिट चार्ज पे। तो q यूनिट चार्ज पे कितना वर्क डन करेगा बताओ जरा, कितना वर्क डन करेगा रितिका? qv का वर्क डन करेगा। v यहाँ पर क्या होता है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्या होता है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। भूल गए ना तुम लोग? डुअल भी भूल गए तुम लोग? भूल गए तुम लोग सब? तो अगर v पोटेंशियल से किसी q चार्ज को एक्सेलरेट कराएंगे तो हाउ मच वर्क इज डन ऑन दैट चार्ज? इट इज qv, इट इज, एंड हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इट इज गेन बाय द चार्ज। सर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही आएगी जितना उसके ऊपर बोलो क्या होगा? वर्क डन। अरे इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी? जितना मैं इसके ऊपर काम करूंगा। सो काम कितना करेंगे? qv, क्योंकि v आपको बताता ही है वर्क डन ऑन 1 यूनिट चार्ज। वर्क डन ऑन, तो 2 यूनिट चार्ज पे 2v, 3 यूनिट चार्ज पे 3v, q यूनिट चार्ज पे qv। तो qv का वर्क डन होगा तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी भी कितनी मिलेगी? qv की। क्या समझ में आता है आप लोगों को ये वाला कांसेप्ट? ये क्यों याद दिला रहा हूं? अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में आप लोगों को। ये समझ में आ गया आप लोगों को? पहली बात सबको क्लियर है। दूसरी बात अब तुम मुझे बताओ कि मोमेंटम जो होता है उसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से आप लोगों ने पढ़ा हुआ रूट 2m क्या होता है? ये याद है? जब मैं तुम लोगों को वाला फॉर्मूला पढ़ाता था, लैम्डा इक्वल्स टू में h अपॉन mv। h क्या होता है बोलो? p होता है, ये लैम्डा, ये p हो जाता है। फिर इसको मैंने बोला था रूट ऑफ 2mk, कुछ याद है? और फिर मैंने k की जगह पे क्या लिख दिया था? qv। कुछ याद आया?
कि मैं बोलता था जब वो बोले कि मैं इतने के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से चार्ज को एक्सेलरेट करा रहा हूं, बताओ कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, कितनी डी ब्रोगली, तो मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाला फॉर्मूला ये वाला यूज करता था। क्वेश्चन भी बहुत सारे करवाए थे इसके, याद आ रहा है? इतने की काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी, ये वाला यूज करता था। मोमेंटम सीधा दिया हुआ ऊपर वाला यूज करता था। तो ये इसके अलग अलग टाइप्स हैं। बस मैं जानना चाहता हूँ कि P का मतलब आपको पता है, P और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है √2m के। प्रूव तो करवाने की जरूरत नहीं कैसे, अरे P होता है m/v, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तुम इसको हाफ mv² रख के देख लो काइनेटिक एनर्जी को, हाफ से 2 से 2 कट जाएगा, mv² रखोगे तो m² v² बनेगा, रूट हटने के बाद क्या हो जाएगा mv, तो मोमेंटम mv होता है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू √2m के। और आप जानते हो कि k बोलो कितना होता है, तो मैं बस आपसे v वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। मैं बस थोड़ा सा तुम्हें याद दिला था कि क्या तुम्हें डुअल नेचर की ये वाली चीज याद है, लेकिन मैं क्यों डुअल नेचर पे गया आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, ये जो चार्ज पार्टिकल था, अगर किसी ने बोला कि v वेलोसिटी से एंट्री लेता है, ढंग से सुनना, बहुत अब बहुत जरूरी चीज बोल रहा हूँ। अगर एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री ले रहा है, तो कितना रेडियस डिस्क्राइब करेगा, mv/q। लेकिन कभी कभी वो आपको बताएगा ही नहीं कि कितनी वेलोसिटी से वो एंट्री ले रहा है। वो आपको बोलेगा कि वो जो चार्ज पार्टिकल जो हमने एंट्री दिलवाई है ना, उसको इतने के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा दिया। अब बताओ कितने का रेडियस डिस्क्राइब करेगा। समझे, उसने वेलोसिटी नहीं दी, उसने क्या बोला, हम उस चार्ज पार्टिकल को इतने के पोटेंशियल से बोलो क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट करवा रहे हैं, इतने के पोटेंशियल से उसको चलवा रहे हैं। तो बताओ कितना पार्ट डिस्कवर, मतलब कितना उसका रेडियस बनेगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोलेंगे, इफ चार्ज पार्टिकल is accelerated by v accelerating potential, कितने accelerating potential से वो उसको accelerate करवा रहे हैं। अरे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, तो मुझे बताना, अगर v से accelerate करवा रहे हो तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv/q है। तो क्या मैं इसको p/q भी लिख सकता हूं? अरे भैया mvp होता है। अब बताना जरा ये क्या होगा, √, कितना इजी हो गया। और k बोलो क्या होता है, मतलब कि एक नया फॉर्मूला मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। रेडियस mv/q भी तो होता ही है, बट अगर क्वेश्चन में जिक्र वेलोसिटी का ना हो, कि किसका जिक्र हो रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का, कि हम इतने के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से चार्ज को एक्सेलरेट करवा के फिर एंट्री दिलवा रहे हैं, तो जो रेडियस निकलेगा वो कैसे निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा बोलो, 2m चार्ज जितना है उसका इनटू में क्या बोलो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिवाइड बाय बोलो क्या, qb, डिवाइड बाय बोलो क्या। समझ नहीं आ रहा ना समझ में। इसको ना बुक्स में ऐसे भी लिखा गया है, अगर आप लोगों को देखना हो तो, जैसे ऊपर रूट है ना, तो इस पूरे वाले को भी मैं रूट में ले लेता हूं। तनिष यहाँ पर ध्यान दो, ये समझ में नहीं आया, नहीं आया समझ में पक्का। इसको ना उन्होंने ऐसे भी लिखा हुआ है कि अगर मैं चाहूं तो पूरे को रूट में ले लेता हूं। अब आप लोगों से पूरे को रूट में कैसे ले लिया, अगर ये दोनों चीजें रूट में जाएंगी तो स्क्वायर बन जाएंगी। अरे रूट से बाहर आएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट के अंदर जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, और बोलो क्या बन जाएगा, √2mv बाय में qb²। अरे ऊपर वाला भी ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है, आपको जो चॉइस करके करना हो बस कर लेना। बस मैं ये फॉर्मूला इसलिए बताना चाह रहा था आप लोगों को, ताकि आपको ना ऐसा ना लगे कि ये कैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इस चैप्टर में कहां से आ गया। तो ये क्वेश्चन इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डुअल नेचर की कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से लिंक करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई को थोड़ा पसंद होते हैं जो दो चैप्टर्स को लिंक कर दें। नहीं आया वाला पार्ट समझ में, सबको आ गया, डन। अच्छा एक बात हो, क्योंकि चैप्टर में बहुत ज्यादा बार ना चार्ज और मास का लेना देना होगा पार्टिकल्स के, तो क्या तुम लोगों को अलग अलग पार्टिकल्स के मास चार्ज याद है? बताया मैंने आप लोगों को पहले भी, प्रोटॉन का बताया होगा, न्यूट्रॉन का बताया होगा, अल्फा पार्टिकल का। देखो अब मैं समझाऊंगा नहीं ये कहां से क्या आता है, अब ये याद करने वाली बात है, क्लास में समझाया गया बहुत अच्छे से। अगर चार्ज की बात करोगे आप लोग मुझसे, तो इस पे भी ई चार्ज होता है, इस पे भी ई चार्ज होता है, इस पे 2e चार्ज होता है। ठीक है, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसे। ये हीलियम से बनता है आपको पता है, ये ड्यूटेरियम आयन से बनता है, हाइड्रोजन 1 2 से, और ये प्रोटॉन है। अगर आपको देखना हो तो वीडियो देखिए ड्यूअल नेचर की रिवीजन वाली, उसमें करवाया होगा पक्का मैंने। अब हर बार इसको कैसे उठाएंगे बताओ। ये mp होगा, ये 2mp होगा और ये 4mp होगा। और ज्यादा नहीं समझ सकते तो याद कर लीजिए कि अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन का 2 गुना होता है और उसका 1 गुना होता है, और चार्ज ऐसे होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका कुछ इस्तेमाल हमें करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है टॉपिक की सारी बातें हो चुकी हैं, अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वो हम ट्राई कर सकते हैं। तो भाई क्लियर है? अब हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, हमारे बन जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा आखिरी एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ। नहीं बायोसैवर्ट्स पे क्यों जाऊँ, अभी मैं टॉपिक वाइज बात करूँगा। इस चैप्टर में टॉपिक वाइज करेंगे, टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन करेंगे।
टॉपिक क्वेश्चन ऐसे चलेंगे। चलो अगर बताना ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ऊपर इसमें प्रोटॉन दाखिल होता है, यहां इसमें न्यूट्रॉन दाखिल होता है, करवाया होगा मैंने पहले, और यहां इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है, इनका पाथ कैसा होएगा? नहीं, कहां मुड़ेगा? क्या सब एक ही जगह मुड़ेंगे? पहली बात प्रोटॉन देखो पॉजिटिव, आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोला। अच्छा एक बात तो आपको भी लगनी चाहिए हंसी का, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो नेगेटिव पे कहां लगना चाहिए? नीचे की तरफ। ये लॉजिकली ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी अगर तुम ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप सबको पता है प्लस से कहां की तरफ होती है? पॉजिटिव से कहां? ये भूले तो नहीं हो, इतना तो नहीं भूलोगे तुम लोग, ये रिवाइज नहीं करा सर, हमें तो नहीं याद होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। अब अगर मान लो इसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल है तो आपको पता है किस तरफ भागेगा? नेगेटिव की तरफ। और अगर नेगेटिव पार्टिकल होगा तो किस तरफ भागेगा? बोलो पॉजिटिव की तरफ। उल्टा भागता है ना। तो वैसे ही अगर यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल किसी दिशा में मुड़ेगा तो नेगेटिव पार्टिकल किसी और दिशा में मुड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दो भाई, लिखो मत। तो मुझे तुम ये बताओ कि प्रोटॉन कहाँ जाएगा? जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये वेलोसिटी ये ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ की तरफ जाएगा? तो ये ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ गया, गोल घूमेगा, बात अलग है, लेकिन ये ऊपर की तरफ मुड़ गया। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही जीरो होता है, और अगर चार्ज जीरो है तो F इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा भी कितना होगा? बोलो जीरो, क्योंकि चार्ज जीरो तो भैया इसका मतलब फोर्स लग ही नहीं सकता। इसका मतलब फोर्स नहीं लगेगा तो कहां जाएगा? सीधा जाएगा, ये सीधा जाएगा। अगर इसकी बात करें, अब ट्विस्ट है, ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना, ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए। अब ये कैसे चार्ज है? बोलो नेगेटिव। तो कैसे इसके लिए क्या करें? या तो राइट हैंड रूल लगाओ या राइट हैंड मत लगाओ, आप लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड से ही निकाला करो। जैसे कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, आपका वेलोसिटी ऐसे ऊपर जाना चाहिए, बट ये इसके लिए बोलो पॉजिटिव के लिए, तो नेगेटिव कहां जाएगा? नीचे जाएगा। कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ये वाली बात क्लियर नहीं हो रही सर? लेकिन मैं एक बात आपको और बोल देता हूँ, बहुत जरूरी है। देखो प्रोटॉन ना इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना ज्यादा भारी होता है, 1800 गुना ज्यादा भारी होता है। तो आपको पता है कि अगर प्रोटॉन थोड़ा सा यहाँ मुड़ा है, बल्कि मैंने प्रोटॉन को और जल्दी मोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही जल्दी मुड़ेगा, तो थोड़ा सा जल्दी ही मुड़ जाएगा, घुसते ही मुड़ जाएगा, आप ये बोल सकते हैं। और ये वाला थोड़ा आगे जाके मुड़ेगा। वैसे बस डिस्क्राइब करना हो पास को नहीं आने, बस में हैवी पार्टिकल लेटर मुड़ेगा, बिकॉज उसका मास ज्यादा, तो जल्दी मोड़ नहीं पाएंगे, तो बड़ा रेडियस टाइप करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, या नहीं आ रहा अभी भी समझ में? पक्की बात है, शुरू कर सकते हैं? सबको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो चार्ज कैसे घूमेगा? सर्कुलर पाथ में। और अगर परपेंडिकुलर ना एंटर करके कुछ एंगल पे एंटर कर रहा है, सो इट विल मूव इन अ हेलिकल पाथ, नीचे की तरफ भी आएगा। पिच वगैरह सारी चीजें याद रहेंगी आप लोगों को? रहेंगी? चलो एक बार देखो इसको। भाई एक बार देख लो, बातें मत करो, बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। नहीं आया समझ में? ईशर आधा घंटा हुआ नहीं है। हेलो, और वो चीज पढ़ने लग रहे हो जो चीज कर चुके हो, फिर भी ऐसे मरीज से बन जाते हो। बच्चों आपको ट्राई करना क्वेश्चन, मैं क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताने में टाइम लगा दिया। सुन लीजिए, इन्होंने अभी ये पता नहीं कैसे क्या करा है,
शुरू में 2 क्वेश्चन इससे हैं, 2 क्वेश्चन इससे हैं, फिर ये 3 क्वेश्चन अलग टॉपिक से हैं, फिर दोबारा से सारे चीजें। मतलब कि ये 3 क्वेश्चन वो ILB sin थीटा फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, तो ये बीच में डाले हुए, ये मैं आपको करवा दूंगा इसी टॉपिक के जस्ट बाद, लेकिन अभी मैंने आपको समझाया नहीं इसलिए क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो पहले मैं आपको ये 2 हुए और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की संख्या देखो कहां तक है, 20 क्वेश्चन तक अकेले सिर्फ इसी टॉपिक से चीजें पूछी जा रही है। क्लियर हुआ? 20 तक, बाकी के फिर करेंगे ट्राई। चलो करो शुरू, पढ़ो पहले 2 क्वेश्चन। लक्ष्य इन 20 क्वेश्चन को 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना, फिर मैं नया चीज कराऊंगा आप लोगों को। ज्यादा से ज्यादा करना है मैं आज, लगभग 80 क्वेश्चन हैं, 40 आज निपटा लोगे तो खेल बन जाएगा। मुश्किल है हालांकि 40 निपटाने, लेकिन मैं आपको बताऊं ना क्या है, इसका फर्स्ट हाफ थोड़ा ज्यादा समय लेता है, सेकंड हाफ इसका बहुत ही कम समय लेगा। सेकंड हाफ में समय नहीं लगेगा, फर्स्ट हाफ टाइम खाएगा सारा। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ भाई, पहला क्वेश्चन, चलो मैं ही कराता हूं, नहीं तो तुम तो ऐसे सुस्त पड़े रहोगे, मेरे को पता है। चलो कह रहा राइट द एक्सप्रेशन इन अ वेक्टर फॉर्म फॉर द लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। अबे ओ ड्यू टू द चार्ज मूविंग विद द वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड b, एक चार्ज q v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, कितना फोर्स लगेगा? लॉरेंस फोर्स बोल देते हैं इसको। कितना लगेगा? q v b sin थीटा, q v b sin थीटा। डायरेक्शन इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग 1 टेस्ला को डिफाइन करो। अपनी नोट्स कॉपी उठा लेना, मैंने 1 टेस्ला लिखवाया होगा, एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्बली बता रहा हूं। ए सुन लो, अब तुम लोग बी को क्या लिखोगे? फिर वही बात है, यही लिखोगे। हर्षित 1 टेस्ला आने के लिए क्या होना जरूरी है बता? चार्ज 1 कूलम का हो, 1 मीटर पर सेकंड से एंटर कर जाए, परपेंडिकुलरली एंटर कर जाए, और अगर फोर्स भी 1 न्यूटन लग जाए। होगी डेफिनेशन? सोचो ना, 1 यूनिट का चार्ज 1 की स्पीड से sin 90 की वैल्यू 1 और 1 न्यूटन का फोर्स लग जाए, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला इज दैट मच स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 कूलम enters with a velocity of 1 meter per second perpendicularly in a magnetic field, and a magnetic field applied a force of 1 Newton, applied a force of, then this magnetic field has a strength of 1 Tesla। नहीं है बात समझ में? नहीं है बात समझ में? सोचो कि Q भी 1 हो, V भी 1 हो, और sin 90 मतलब परपेंडिकुलर एंटर कर जाए और 2 यूनिट का फोर्स लग जाए, तो बोलेंगे 2 टेस्ला की फील्ड है। कितने की बोलो? क्योंकि ये 2 रखने पे और ये सारा 1 होने पे 2 टेस्ला आ जाएगा। नहीं आया कनेक्ट समझ में? 5 टेस्ला की फील्ड कैसी होगी? 1 कूलम का चार्ज 1 की स्पीड से परपेंडिकुलरली एंटर कराया और 5 न्यूटन का फोर्स लग गया, 5 टेस्ला की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? सॉरी नहीं आ रही बात समझ में? सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद शुरू के ये बीच के 3 क्वेश्चन होल्ड करेंगे क्योंकि ILB sin थीटा पे है, फॉर्मूला टॉपिक ही नहीं बताया अभी। चलो ये भाई आप लोगों का एटम चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस चैप्टर से है नहीं, मैं आपको करवा चुका हूँ। कह रहे एक पार्टिकल है m मास का, चार्ज q, चार्ज उसके ऊपर -q है। सुन लो, m मास का है, चार्ज कितना है बोलो? -q इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अनदर चार्ज q एट द सेंटर, विद अनदर चार्ज +q एट द सेंटर। अब बोल रहा है आप लोगों को बताइए द वैल्यू ऑफ r इज। अरे भैया एक बात बताओ, एक +q है, एक -q है, ये गोल क्यों घूम रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर +q -q के बीच में कौन प्रोवाइड कराता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भूल तो नहीं गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? तो यहां पर इस इधर प्रिंस, इधर इस mv²/r को कौन प्रोवाइड करवा रहा है? मुझे ये बताओ बस, इस mv²/r को कौन प्रोवाइड करवा रहा है? तो हम बोलेंगे 1/4πε0 q इंटू क्यू, बोलो क्या हो जाएगा? q², बाय में बोलो क्या? r²। उसने किसका फॉर्मूला बनाने का बोला? रेडियस का। तो r से r कट जाएगा, बोलो r कितना आ जाएगा? 1/4πε0 q² अपॉन में mv²। अब ऑप्शन देख लो कौन सा है? बी ऑप्शन लग रहा है, बी देख रहे हो, 1/4πε0 m और q² v² को उसने साथ में लिख दिया q/v का स्क्वायर। तो देखो किस चैप्टर में डाल रखा है, एटम चैप्टर से क्वेश्चन है बिल्कुल एक तरीके से। ठीक है ना, अगर आ जाए तो उस समय थोड़ा सोचोगे किस चैप्टर से है, पेपर में आएगा तो पता है इसमें क्या करना है, एटम चैप्टर पढ़ा ही होगा उस समय तक। ठीक है ना, नेक्स्ट। हाँ, ये 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, करना चाहोगे ट्राई? खुद से करना चाहोगे ट्राई? करना एक बार ट्राई करो।
वैसे घूमने चले जाते हैं। आज तेरे को पहली बार पढ़ के कैसा लग रहा है? आज जो पहली बार फील हो रहा है 12th में है। मुझे नहीं हो रहा। ये फील तो मैं लिखती रहती हूँ कभी कभी क्या चार्ज पार्टिकल है। बी और सी बी और सी 11वें कभी पाते देख, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि एक v वेलोसिटी से मूव हो रहा है। एंटर हो रहा है v वेलोसिटी। बाल कितने अच्छे हो गए यार, कितने लंबे हो गए हो। चला लेती डबल लेंथ रेडियस क्या बता रही ना क्या कैमरा होता माइक नहीं लगा हुआ था ये और सैंडविच भी चला काजल की तेज मेरे को कुछ दिखा जाएगा इतनी तेज चिल्ला के इतनी तेज आवाज आ रखी थी। कब कल मेरे पहले तू आती कहाँ है? एक वी से जाए जब वो जाए तो नहीं हो रहे ना तुमसे? जब वी डबल हो जाता है सोच पाए आप लोग? देखो इसको सोचने के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का ज्ञान भी होगा ना। मैं तुम लोगों को सब कुछ बता के भेज रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले समझने थे। उसके बाद क्वेश्चन रुकेंगे नहीं आप लोगों के। कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल है v पोटेंशियल से एक्सेलरेट हुआ है। जैसे ही दिखा कि सर ने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया है, तो कहता है कि वो रेडियस r में घूमता है। बताओ v को डबल करेंगे तो रेडियस पे क्या असर पड़ेगा? सिर्फ v को डबल कर रहे हैं। क्या तुम लोगों को फॉर्मूला याद है? अब फॉर्मूला अगर मान लो भूल भी जाओ तो ये तो याद आएगा कैसे बनाया था। mv बाई क्यूबी को mv को p लिखा था, p को रूट ऑफ 2m के लिखा था, नहीं आ रहा ना कुछ भी याद, और सीधा था रूट ऑफ 2m क्यूबी डिवाइड बाय में क्यूबी। अब तुम मुझे बस एक बात बताओ बच्चों, ध्यान सुनो, बाकी सब कुछ उसने सेम रखा है। नाजिया, ना चार्ज चेंज हुआ, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, ना मास चेंज हुआ, कोई चीज चेंज नहीं हुई। सिर्फ उसने बोला कि मैंने सिर्फ v को डबल किया है। अब तुम कुछ सोचोगे, तुम इसको डबल करोगे तो क्या ये डबल हो पाएगा? ये रूट लगा हुआ है इसके ऊपर। अगर तुम इसको डबल करोगे तो ये डबल नहीं हो पाएगा, रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। जो नया रेडियस आएगा वो रूट 2 टाइम्स आएगा पुराने वाले रेडियस के। क्या मैं सही हूं? तो कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूला बताओ तो, और फॉर्मूला नहीं बताओ तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। नहीं है ये बात समझ में अर्जुन? अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? दो पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस बोलो क्या है? m1 और उनके ऊपर चार्ज सेम है। सुन लो, पार्टिकल के मासेस तो है m1 m2। बातें मत करो, दोनों के चार्ज बिल्कुल क्या है बोलो? सेम है। दे आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। दोनों में v भी कैसा है बोलो? सेम है। एंड एंट्री इन अ मैग्नेटिक फील्ड b, दोनों का रेडियस अलग अलग आ रहा है। अच्छा, रेडियस अलग क्यों आएगा बताओगे? क्योंकि सर रेडियस किन किन बातों पे डिपेंड करता है? अगर आप ध्यान से देखो तो मास पर, और मास ही अलग हो गया। क्या अलग हो गया बोलो? मास ही अलग है। भले ही चार्ज सेम है, v सेम है, b सेम है, चार्ज सेम है, लेकिन सिर्फ मास के अलग हो जाने की वजह से भी मैं कहूंगा कि रेडियस बोलो क्या आएगा? अलग। तो इसके लिए रेडियस आया r1, इसके लिए रेडियस क्या आया? r2। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? भले ही बीच के पैरामीटर सारे सेम है। कह रहा है वैल्यू ऑफ m1 बाय m2 कितना आएगा? तो यार कुछ भी नहीं है, m निकाल के उसका रेशियो बनाना है बस, है ना? तो देखो बन रहा है। तो आप लोगों ने कैसे बनाया? स्क्वायरिंग कर दो वो सेट। अरे मैं m को निकाल लेता हूँ ना, फिर m1 बाय m2 कर दूंगा। नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हो बच्चों? क्या कहना चाह रहा हूँ? या दूसरा वाला फॉर्मूला इसका मैंने क्या बताया था जब मैंने एडजस्ट करा था? तो रूट ऑफ 2mv, क्योंकि जब क्यू अंदर जाएगा कट जाएगा, यही करवाया था। इससे और जल्दी आएगा, बताओ जरा। तो तुम लोग क्या बोलोगे? ए, बातें मत करा करो यार। तुम लोग जानते हो कि ऐसा होता है। और बताना आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा? और बोलो m किसके बराबर आएगा? बातें नहीं, बोलो यही आएगा। अरे एडजस्ट कर लिया यार, m निकाल लिया, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया। आप ऐसे कर लो, यहां पर स्क्वायरिंग करके कर लो तो भी ऐसे आएगा। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, जब मैं m1 बाय m2 करूंगा तो पहले वाले पार्टिकल का बस क्या अलग होगा? रेडियस, क्योंकि उसने r1 रेडियस बोला है।
चार्ज सेम, बी सेम, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम, नीचे वाले का बोलो क्या आएगा r2 स्क्वायर क्यू बी स्क्वायर अपॉन में 2b सेम, सब कुछ सेम था, ये कट गया, ये कट गया, मतलब ये सारा कट गया, r1 का स्क्वायर अपन में r2 का स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन होगा? आई थिंक सी ऑप्शन। कितना इजी है, मतलब अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता है ना तो क्वेश्चन एकदम बन जाएगा भाई, बता रहा हूँ। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ूं हर्षित, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक इलेक्ट्रॉन है मूव्स अराउंड द पॉजिटिव, डायग्राम को छोड़ो क्योंकि डायग्राम आपको जेड में अलग तरीके से दिख रहा होगा, आप बस ये देखो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव एक्स में। उसके बाद क्या बोलता है? इट एंटर्स इन ए रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ड्रॉ द शेप ऑफ द ट्रैजेक्टरी। एक बात बताओ, नेगेटिव जेड डायरेक्शन कहाँ होती है? बाहर जेड होता है, अंदर होती है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर में पार्टिकल कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव एक्स में। बताओ कहाँ जाएगा? समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाएगा? अरे नहीं आ रहा समझ में, एक आध का आंसर पीछे गड़बड़ भी है तो आप लोग ऐसे ही समझना, इसका ऊपर की तरफ है, किसी एक का था गड़बड़, तो आपको बस आपको रूल पता होना चाहिए कि पार्टिकल यहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो कहाँ की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं आ रही बात? पक्की बात है। ओ भाई क्या हो गया? ऊपर की तरफ। ये जो मैं आपको बता क्लास, ये सेम सिनेरियो तो मैं पढ़ाता हूँ आपको बार बार। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, याद करो क्रॉस करके, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर? अंदर, पार्टिकल कहाँ पर? ऐसे आता है, और कहाँ घुमाता हूँ उसको? ऐसे ऊपर की तरफ। अरे गोल भी घुमाता हूँ। इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन दिया तो नीचे आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो कहाँ आएगा? नीचे। वो आप चार्ज पार्टिकल देख लेना कौन सा है, वो आप चार्ज पार्टिकल देख लेना, लक्ष्य ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है। अगर ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्लैरिफाई कर चुका हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। समझ आ गया? नेक्स्ट बताओ। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ट्रैवलिंग अलोंग द पैरेलल पाथ, एंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर पाथ, which of them will move in a circular path with a higher frequency? अनुराग, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में से कौन ज्यादा फ्रीक्वेंसी से एक्सेलरेट करेगा? सेम कैसे बोल सकते हैं आप? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब प्रोटॉन और इसमें बी तो सेम है, 2 भी सेम है, बस आपको देखना है जिसका Q/m ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिसका Q/m कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो उसका चार्ज E होगा, उसका मास बहुत ही कम होता है, आपको पता है। और प्रोटॉन के पास आप लोगों को पता है चार्ज तो उसके पास भी E होता है, लेकिन यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन आएगा। अब सारा खेल कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि ये तो सेम है, ये भी सेम है। अरे यार सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में चार्ज सेम होता है। चार्ज क्या होता है? E होता है, तो ये सेम होता है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। जिसका मास कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्रीक्वेंसी से तेज घूमेगा, प्रोटॉन भारी है उतना तेज नहीं घूम पाएगा। यूं भी सोच सकते थे आप लोग, नहीं है बस में। अब ऐसे क्वेश्चंस तो बच्चों को कर देने चाहिए ना, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में भी अगर आप लोग अटक जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। जरा बताना, एक पार्टिकल है, m मास का, q चार्ज है, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है राइट एंगल पे, बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी अफेक्टेड होगी कि नहीं होगी? हाउ डज इट काइनेटिक एनर्जी गेट अफेक्टेड? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो, काइनेटिक एनर्जी का, तो वो पता लग जाए किन किन पैरामीटर पे वो डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जो भी है। इसके बाद बोलो जल्दी, इसको पढ़ो। A charged particle Q is moving in the presence of the magnetic field B which is inclined at an angle of 30 degree. Guys, अब पार्टिकल 30 डिग्री एंगल बना के घुस रहा है, हेलिकल पाथ ट्रेस करेगा, तो कह रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल ड्रॉ द ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय द पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड एंड एक्सप्लेन हाउ द पार्टिकल डिस्क्राइब दिस पाथ। कह रहे एक तो ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करो, बताओ ऐसा क्यों हुआ। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा ये वाला शायद, हाँ ठीक है। तो आप लोग बोलोगे ट्रैजेक्टरी तो बनेगी हेलिकल, क्या बनेगी बोलो? लेकिन क्यों बनेगी हेलिकल? तो आप बोलेंगे जब पार्टिकल कुछ एंगल बना के घुसता है तो उसके बाद वेलोसिटी की 2 कंपोनेंट होते हैं, एक अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उसको सर्कुलर मोशन कराएगा और जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है उसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मोशन करवाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात? दैट इज व्हाई इट मूव इन अ हेलिकल पाथ। अरे हेलिकल ऐसे तो होता है, एक सर्कुलर घुमा रहा है और एक इसको, तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी उसको सर्कुलर घुमा रही है और वैसी वाली इसको अलोंग द पाथ लेके जा रही है। समझ नहीं आ रहा है? अरे मैं बताऊं ये चैप्टर बहुत इजी है, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर है आप लोगों ने क्लास में भी गिरा था, तब भी आप लोगों को पता है ये चैप्टर थोड़ा लेंथी जाता है, मुश्किल किसी एस्पेक्ट में नहीं लगेगा आप लोगों को, इजी चैप्टर में काउंट होता है ये। चलो जल्दी बोलना। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट हुए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। आ गया भाई फिर से, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे हैं एंड देन सब्जेक्ट टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि हमने 3 पार्टिकल्स को, बोलो किस किस को? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, मैं आपको बता रहा हूं, इस पे बिल्कुल सब बच्चे बने रहेंगे। प्रोटॉन और कौन? न्यूट्रॉन और अल्फा,
सबको सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा के इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री दिलवाइए। अब क्या बोलता है आगे सुन लो। पहला, कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जीज, इनकी काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर करो। कंपेयर करने को तीन पार्टिकल चाहे रेशियो निकाल दो, चाहे कुछ भी बता दो। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे लगेगी? क्या तुम नहीं, काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल के पास जब उसको v वोल्ट से एक्सेलरेट करते हो, डुअल नेचर है, सीधा qv। क्या अगर v पोटेंशियल से किसी चार्ज को एक्सेलरेट कर रहे हो, सुनो सुनो, v पोटेंशियल से किसी चार्ज को एक्सेलरेट कर रहे हो तो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इट विल बी गेन? बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा qv? अरे जितने के पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा और जितना उसके ऊपर बोलो क्या है, चार्ज। v तो आपको बोलता है कि एक कूलम पे मैं कितना एक्सेलरेशन लगाऊंगा, मतलब कितना वर्क डन करूंगा, तो q कूलम से qv करेगा। अरे पढ़ाया तो था काइनेटिक एनर्जी और v का रिलेशन, भूल गए सर 5 मिनट में। अब मुझे बताना प्रोटॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, जल्दी बोलो। प्रोटॉन के पास kp काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास ev होगी। उसके बाद मुझे बताना जरा काइनेटिक एनर्जी इन द ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन ev, और काइनेटिक एनर्जी इन द अल्फा पार्टिकल। तो क्या रेशियो बनेगा? बहुत बढ़िया, क्या रेशियो बनेगा? तो 1:1:2 का रेशियो बनेगा। मुश्किल लग गया सर ये तो, कुछ है इसमें? कुछ है? हाँ भाई हर्षित। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? अगर जो रेडियस डिस्क्राइब करा प्रोटॉन ने वो 5 सेंटीमीटर का है, तो बताओ न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल कितना रेडियस डिस्क्राइब करने वाले हैं? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सब पे सेम है, तो उसी के जरिए करा जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, आ जाओ, मैं बोलता हूँ कि उसने बोला है अगर 5 सेंटीमीटर का प्रोटॉन ने डिस्क्राइब करा तो बाकियों ने कितने का करा। या तो रेशियो निकाल के कर लो, कि रेशियो बता दो आप लोग, या तो रेशियो के जरिए कर लो आप लोग। तो इसको मैं लिखता हूँ, चलो देखो क्या आएगा। रेडियस आप लोगों का mv/qb है, हालांकि वाला फॉर्मूला लगा दो ज्यादा बढ़िया रहेगा। √2m/qb डिवाइड बाय में वाला कर दूं, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आती वैसे। √2mv, इसमें बस फायदा बताया तो एक जगह पे चार्ज होता है, दो जगह पे नहीं होता। कहां पर होता है? एक जगह पे, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहता है। अब सुनो जरा, एक्चुअली में हर एक पार्टिकल के पास ना, हर एक पार्टिकल के पास बस क्या क्या अलग है? मास और चार्ज। v सेम है, 2 सेम है, p सेम, क्योंकि इसने बोला सेम मैग्नेटिक फील्ड से एक्सेलरेट करा रहे हैं, सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं। तो बस क्या अलग होगा बोलो? m और q। क्या अलग होगा? बहुत इजीली आएगा समझ में, बस ढंग से सुन लेना आप लोग। तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ कि जब प्रोटॉन की बात होगी तो ये जो मास है वो कितना आएगा बोलो? mp, मास ऑफ प्रोटॉन। v तो वही रहेगा, चार्ज कितना आएगा बच्चों? e, और आएगा b का स्क्वायर। एक्चुअली में इस पूरे सामान की वैल्यू 5 है, बोल सकते हैं। इस पूरे के पूरे जो भी दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू बोलो कितनी है? 5। मानते हो कि नहीं मानते? उसने 5 बोला इसको। अगर अब मैं बोलता हूं कि रेडियस ऑफ द ड्यूट्रॉन, क्या बोलता हूं? तो मुझे बताना ड्यूट्रॉन में क्या फर्क आ जाएगा। तो ड्यूट्रॉन में आएगा 2 टाइम्स ऑफ, अब मास कितना हो जाएगा बोलो? मास हो जाएगा 2mp। समझो मेरी बात को, बहुत इजी लगेगा। मास हो जाएगा 2mp। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना बोलो? v सेम। नीचे बोलो क्या आएगा? चार्ज सेम आएगा e, और क्या आएगा बोलो? b स्क्वायर। अब तुम सोचो कि अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी कितनी होगी? तो ध्यान से इसको देखा तो बस इसमें एक अंदर √2 में एक 2 एक्स्ट्रा, बस रूट में अंदर 2 एक्स्ट्रा। तनिष बस रूट में एक 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं बोलूंगा √2 में बाहर ले लूं, √2 में ले लूं, बाकी का सारा सामान तो वही है, बाकी का सारा तो वही है। चेक करो वही है कि नहीं, या मुझे ही लग रहा है? √2mp सब कुछ वही है। मुझे बताना जरा कितना आ जाएगा? 5 √2 कितना आ जाएगा? अरे यार नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 √2। अच्छा सेम काम करके देखो एक बार अल्फा के ऊपर बताना अल्फा के ऊपर क्या आएगा बच्चों? अब तुम समझ गए हो कैसे करना है, वैसे मुझे बताया। अल्फा के ऊपर क्या आएगा? तो रूट में 2। चलो बोलो मास उसका कितना? बहुत अच्छे, 4mp। और बोलो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v, चार्ज बोलो कितना? 2e डिवाइड बाय, लिख दिया मास, लिख दिया 4mp, चार्ज लिख दिया 2e। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, इसके पास भी रूट में एक 2 ही एक्स्ट्रा है इसके कंपैरेटिवली, तो मैंने फिर से √2 बाहर लिया और अंदर बोलो क्या आ गया? अरे 2 से 4 कट गया था ना इसलिए, तो बोलो क्या आ गया? 2mpv अपॉन में eb स्क्वायर। फिर से इसकी वैल्यू बोलो कितनी है? 5। तो कितना आ जाएगा बोलो? तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस भी कितना होगा? 5 √2। इसका भी कितना होगा? 5 √2। उसका कितना होगा बोलो? 5। उसका बोलो कितना है? अरे यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, बिल्कुल भी नहीं आया समझ में?
रेशियो बोलोगे ना रेडियस की तो कितनी आएगी तुम्हें पता है 1:√2 इंटू √2। मैं तो आप लोगों को एक सलाह देता हूँ अगर आप लोग कर सको तो, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर दोबारा से देखने को मिल सकता है और पार्टिकल यही रहते हैं हमेशा। तो रेडियस रेशियो याद कर लो। रेडियस रेशियो क्या होती है? रेडियस रेशियो याद कर लो क्या होती है 1:√2 इंटू √2। 1:√2 इंटू, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है v सेम बोलेगा वो b सेम बोलेगा। मास और चार्ज भैया दोनों के अलग होते ही हैं। जब मास और चार्ज की रेशियो देखोगे ना तो अगर इसका 1 मिलेगा तो इसका √2 टाइम्स मिलेगा और इसका भी √2 टाइम्स मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? पक्की बात है यशिका, सबको क्लियर माने है ना? चलो ठीक, मुश्किल लगा ये क्वेश्चन या हो जाएगा? वैसा फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, सारा हो जाएगा। चलो पढ़ना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, उसका मास m है, v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली दाखिल हो रहा है। सारा तो क्लियर है। सर्कुलर पाथ में घूमेगा, एक्सप्रेशन ऑब्टेन करो रेडियस का। कर दोगे आप लोग? नहीं आ रहा समझ हंसिका? उसके बाद कह रहा है उसका पाथ कैसे अफेक्ट होगा अगर वो परपेंडिकुलरली ना एंटर करके कुछ एंगल से एंटर करे, तो उसका पाथ कैसे अफेक्ट होगा? क्लियर है? पाथ अगर वो परपेंडिकुलरली ना एंटर करके कुछ एंगल से एंटर करे तो क्या होगा? हेलिकल बनेगा। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q v अंडर व्हाट कंडीशन इट मूव इन अ सर्कुलर, अंडर व्हाट कंडीशन इट मूव इन अ हेलिकल। It move in a circular when it enters perpendicularly. It move in a helical when it enters by making some angle theta. Clear हुआ? गीतांजलि को नहीं आ रहा। Next, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, आप दिखा दीजिए सारे पैरामीटर कांस्टेंट है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। ये हो जाएगा, हटा दूं इसको, अल्फा न्यूट्रॉन ये रहा, ठीक है। उसके बाद बोलना एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, Q चार्ज है, V वेलोसिटी, जल्दी जल्दी पढ़ लो। ठीक है, ये वो है आप लोगों का हेलिकल वाला बोल रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखे तो देखो क्या पढ़ रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहे एक मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर है, पार्टिकल जब एंटर करा तो उसके बाद वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल भी थी, वर्टिकल भी थी। कह रहा है दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, दोनों डायरेक्शन में मतलब कि अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड भी और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड भी। तो कह रहा है बताओ कैसा पार्ट डिस्क्राइब करेगा, तो कैसा करेगा? हेलिकल। कैसे करेगा? और कह रहा है कि बताओ एक रोटेशन के दौरान वो कितना नीचे चला जाएगा, दैट इज पिच, दैट इज पिच। तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं अगर आप लोग थोड़ा तसल्ली से पढ़ के जा रहे हैं तो, नहीं कर पाओगे है ना? देख लो कितनी इजी है, अगर कॉन्सेप्ट आ गया है ना फिर एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अब पढ़ लो ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन है हॉरिजॉन्टली इस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुआ, पढ़ लो जल्दी से। तो इलेक्ट्रॉन है हॉरिजॉन्टली दाखिल हो रहे हैं, कितनी स्पीड से? स्पीड बोलो कितनी होगी हमारी? 4 गुना में 10 की पावर 4। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों 10 की पावर -5 टेस्ला, वर्टिकली अपवर्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? सर वो नीचे इलेक्ट्रॉन ऊपर चल जाएगा ना, बाहर की तरफ नीचे आ जाएगा। अरे यार मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, सर नीचे भी तो वर्टिकल होगा, ऐसे वर्टिकल थोड़ा ना होगा, प्लेन पे तो हॉरिजॉन्टल हो गया। ऐसे कह रहे, सुनो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है। अरे सुनो सुनो सुनो, एक्चुअली मुझे ध्यान आ रहा है ये जो क्वेश्चन है मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ, नहीं गलत नहीं। इस क्वेश्चन में ना एक चीज की गड़बड़ हो रहा है, बता तो क्या इन्होंने क्या कहा है, सुनो मेरी बात। ये इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा, सुनो सुनो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से दाखिल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेगा तो आप लोगों को एक बात पता है कि वो घूमेगा। अब उसने एक बात बोली कि कितने समय बाद, फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कितनी देर बाद ये इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। समझना मैंने क्या बोला? कितनी देर बाद ये क्या आ जाएगा? बाहर। लेकिन ये क्वेश्चन जब आता है ना तो एक्चुअली में इसमें पूरा ऐसे लिखा हुआ आता है कि जब ये बाहर आया तो ऐसा ऐसे भी बाहर आ सकता है, मतलब कि अंदर क्या पूरा करके आ सकता है? बस एक क्वाड्रेंट अंदर क्या पूरा करके आ सकता है? बोलो एक क्वाड्रेंट। समझना मेरी बात ध्यान से अर्षित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप लोगों को पता है अगर वैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो वो नीचे की तरफ ही मुड़ेगा, तो वो ऐसे एक क्वाड्रेंट वाला हिस्सा पूरा करके आ सकता है। अच्छा अगर एक क्वाड्रेंट वाला टाइप इसने पूरा करा तो कितना समय लेगा? समय बताओगे? समय क्या होता है? कितनी दूरी तय करी डिवाइड बाय क्या बोलो? वेलोसिटी। तो दूरी कितनी होगी? एक क्वाड्रेंट जैसे पूरा 2 पाई आर होता है, पूरा क्या होता है? तो 2 पाई आर का आधा होता है पाई आर, वो सेमी सर्कल होएगा, और पाई आर का भी आधा होगा पाई आर बाय 2।
तो पाई आर बाय 2, तो इसने बोलो क्या करी, दूरी तय करी। कितने की स्पीड से बोलो, नहीं समझे ना मेरी बात को, तो कितना आएगा बोलो, पाई आर बाय में 2v, पाई आर बाय में। अब आपको सर ये कैसे निकालें, उसने वेलोसिटी दिया हुआ है, उसने वेलोसिटी दिया हुआ है। दूसरी बात, आपने सर रेडियस तो नहीं दिया, रेडियस कैसे निकलेगा बच्चों, रेडियस क्या होता है बोलो। अब तुम मुझे बताना, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, पता है सर, कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर कितना, सुनते रहो बस बात को सुनते रहो। वेलोसिटी बोलो कितनी, 4 गुना में 10 की पावर 4। चार्ज कितना बोलो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर -5। वी हैव ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यूज हमारे पास रेडियस निकालने के लिए। अरे भैया चाहे क्वाड्रेंट पूरा करे, रेडियस तो उतना ही रहता है, रेडियस तो थोड़े से फर्क पड़ता है, तो रेडियस भी पता लग जाएगा और टाइम पीरियड आ जाएगा। मेरी बात को समझना, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसा क्वाड्रेंट पूरा करके आएगा। मेरी बात को समझिए, क्वेश्चन क्यों, ये क्वेश्चन क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि ये क्वाड्रेंट पूरा करके आएगा। क्या पता ये ऐसे घूम के आ रहा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्यों इस क्वेश्चन को एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे जाएगा और ऐसे घूम के, सर्कल घूमता है ना, तो सर्कल घूमने से पहले ही ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या आ गया बाहर, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आते ही सारी फोर्स लगना बंद हो जाएगा, हो सकता है। तो अब इसने कितना पाथ कवर किया, सेमी सर्कल, तो ऐसे में टाइम पीरियड कितना आएगा बोलो, पाई आर बाय में कितना आएगा, वी। नहीं आया ना रितिका समझ में, नहीं आ रहा, पाई आर बाय में वी। अब v कितना है सर, v पता है, पहले से दिया हुआ है, और r कितना होगा सर, r तो उतना ही होगा, mv बाय qb, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वही है, वेलोसिटी वही है, तो r तो वही पुट होना है। लेकिन सर अगर इसने ये पूरा किया तो जो समय लगेगा इस वाले में थोड़ा सा डबल समय लगेगा। देख लो, ये पाई आर बाय v है, वो पाई आर बाय 2v है, उसमें और कम समय लग रहा है। अब ये देखो, इसने क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि क्वाड्रेंट पूरा करके आ रहा है, या समझ रहे बात को, कि क्वाड्रेंट पूरा करके आ रहा है या सेमी सर्कल पूरा करके आ रहा है। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है पूरी तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको देख के आइडिया नहीं लगा सकते कि कितना पाथ पूरा करके आएगा। हम तो ये भी तो बोल सकते हैं ना, क्या पता अंदर गोल गोल घूमने लग जाए, समझ रहे हो। लेकिन उसने बोला बाहर आएगा, तो बाहर आने के दो ही तरीके हैं, या तो यहीं से बाहर निकल जाए या फिर ऐसे आए। हाँ, अगर हम इसमें ये सोचें, थॉट लगाएं कि जैसे कि बोलना चाह रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे में ऐसी लगी हुई है, जैसे डॉट लगा रखा है, इसका मतलब इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। आप समझो, ये डॉटेड लाइन लगाने का मतलब क्या है, पूरे में, अगर पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर नीचे से बाहर आ ही नहीं सकता, वो नीचे से भी टर्न करेगा, क्योंकि हम मान के चलते इतनी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, समझ रहे हो। फिर तो ये सेमी सर्कल ही बनाएगा, फिर तो क्या बनाएगा, मेरे थॉट नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है। अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर इसने एग्जाम में क्वाड्रेंट टाइप दिया तो आप ऐसे निकालोगे, और अगर सेमी सर्कल दिया तो ऐसे निकालोगे। कुछ नहीं दे रहा तो मैं यही मान के चल सकता हूँ, प्रियांशु कुछ नहीं दे रहा तो मैं यही मान के चल सकता हूँ, इस पूरे रीजन में नीचे तक ऊपर तक सब जगह पे बोलो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये जाएगा तो बाहर आने का तरीका सिर्फ सेमी सर्कल है, बाहर आने का तरीका सिर्फ नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम ये वाला केस, अगर कुछ मेंशन नहीं तो कौन सा केस करोगे, सेमी सर्कल। पीछे इन्होंने कौन सा करा हुआ है, सेमी सर्कल करा हुआ, ठीक है, सेमी सर्कल वाले कर। समझ आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, हंसिका नहीं आया समझ में, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट ये जरूर ट्रीट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पूरे में नीचे और ऊपर यहाँ तक तो है, इधर नहीं मानेंगे, इधर तो नहीं होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं यार, चलो अगर आएगा कर लोगे भी। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम कितना लगेगा, जितनी दूरी तय करनी डिवाइड बाय वेलोसिटी, इजी है भाई ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। पहला पार्ट जल्दी बताओ, एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन आता है, qb by 2 pi m। चलो इसका आंसर बताना कैसे करोगे, जल्दी बताना, कर दो यार, कर दो। ये बोर्ड में आया, 2 बीच में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों के पेपर में आता तो करते हैं ना, सब बच्चे बस ट्राई कर लो ये क्वेश्चन, कर लो ट्राई। फिर आप लोगों का ब्रेक है 10:30 तक का, 10:30 पे शुरू करेंगे। हाँ तो ये ब्रेक ही होता है, 10:30 तक का ब्रेक, ठीक है। अब जो भी अगला टॉपिक लूंगा मैं इजी टॉपिक लूंगा, बिल्कुल जो जल्दी से। बोला तो है, कर भाई क्वेश्चन वाले बैठे।
कल हमारी क्लास वैसे केमिस्ट्री की होती है ना, तो कल हम फिजिक्स ही करेंगे। कल मंडे है ना, तो कल आप लोग फिजिक्स के लिए ही आएंगे 6 बजे, ठीक है? और परसों केमिस्ट्री करेंगे, परसों केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों करेंगे। 11th वालों को मैं पहले पढ़ा दूँगा, आप लोग को 5 से 6 बुला लेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए। कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हेलो, हाँ तविश, कलर सिर्फ 10 ही रखा। एक क्वेश्चन नहीं कर सकते। दस बता रहे भाई, बता क्या रेफरेंस आ जाओ भाई, ये 10 बता रहे हैं, चलो मैं कराता हूँ। सर 10 ही है। अच्छा, आर का फॉर्मूला क्या लगाया? 2mv बाई क्यू स्क्वायर। गलत इसको सही लगा तो दिया। यही चार्ज एक जगह पर रखना पड़ेगा ना। तो बोलो क्या आएगा? क्या मास दिया हुआ है अल्फा का? कितना? 6.4 into 10 की पावर -27। पोटेंशियल डिफरेंस है 10 किलो वोल्ट, मतलब 10 into 10 की पावर 3। चार्ज किलो में तो 10 की पावर 3 भी आएगा ना भाई। अब चार्ज कितना होता है इसके ऊपर? 2e, तो 2 गुना में और b 2 into 10 क्या बाहर ले लूं? ठीक 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 ठीक, b को बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे है, सही है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब सुनो, अब 2 into 10 की पावर -3 का स्क्वायर है, तो अब बाहर ले लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई वो बात ठीक है, कुछ को तुम्हें समझ में आ रहा है, कुछ को पता ही नहीं था भाई कैसे कर दिया तुमने, कौन सी वैल्यू मार दी। मुझे तो पता है, मैं जानबूझ के नहीं ले रहा उसको। अब सुनो, 2 से 2 कटेगा, 1.6 से ये कितने पे कटेगा? 4 पे। सिंपल तरीके से पता लग रहा है यार, तो ये 4 पे कटेगा और सारे 10 बचे, फिर तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन। और इतना इजी आ रहा है, 4 से रूट कितना आएगा? 2, और अंदर रूट में क्या बचेंगी? 10 की पावर ये है 4 और ये 23 -23, नीचे क्या बचा है? ये तो बाहर जा चुका पूरा, 19, तो -23 का ऊपर है और -19 नीचे, तो ऊपर जाएगा +19, -23 + 19 -4, 10 की पावर -4 का रूट करोगे 10 की पावर -2,
10 आंसर आ गए। अब देख रहे हो तुम एग्जाम में जो क्वेश्चन आता होगा ऐसा कुछ कैलकुलेशन होता ही नहीं, सीधी सीधी वैल्यू पुट होगी, सीधे सीधे निकल गया क्वेश्चन। तो क्या हो गया, नहीं समझ में आया? बन रही क्वेश्चन। अब तुम मुझे ये बताओ, ए प्लीज तुम मुझे बस इतना बता दो, जो पहली टाइप मैंने तुम्हें करवाई है, चाहे वो परपेंडिकुलर एंटर करे चाहे वो कुछ एंगल पे एंटर करे, 20 क्वेश्चन लगभग अंदाजन है, तो समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? पक्का? ब्रेक चाहिए 5 मिनट का। अब मैं आप लोगों को ना सुनो ए क्लास, मैं बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चंस, इजी वाले टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैं बीच वाले थोड़े से इसमें समझाना है ज्यादा, वो वाला नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, कल वो कराऊंगा। लेकिन क्योंकि अभी क्या एंडिंग कर रहे हैं, क्लास की क्लोजिंग करेंगे हम लोग, तो इजी वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये सारे ना बड़े जल्दी हो जाएंगे, 15-20 मिनट के अंदर समझ में आ जाएंगे तुम्हें। मैंने करवा भी रखे हैं ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा भी रखा है, तो ये सारे बता दूंगा, 30 से लेकर लगभग 40 तक है ये क्वेश्चन, ये भी करवा दूंगा। 5 मिनट रुकोगे? करा दूं? चलो आ जाओ, एक्टिव रहो यार, जल्दी मत लगा करो, ठीक है? चलो इधर रितिका मैडम, ये देख लीजिए। अब सुनिए, ठीक है? अरे बीच में मैं ये कुछ स्किप कर रहा हूँ, अभी करवाऊंगा आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी, लेकिन अभी मैं आपको सीधा वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो इजीली समझ में आ जाए ना, ज्यादा मुश्किल हैवी कॉन्सेप्ट नहीं लेते लास्ट में। अब सुनो भाई, आप लोग मुझे बस ये बताओ, देखो डेरिवेशन वाला जो कुछ पार्ट है ना वो आप कवर कर रहे हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। क्या तुम लोगों को मैंने ये बताया है, ए डेरिवेशन वाला तो याद ही कर लोगे यार, समझ लोगे वीडियो से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ, अबे क्या हो गया, क्या नहीं समझे नहीं है? देखो अब देखो, आप लोग ये चाहो कि सर बायो सेवर्ट्स को पूरा समझाएं फिर ड्राइव कराएं, अब जरूरी क्या है आप लोगों के लिए? जरूरी है न्यूमेरिकल पार्ट। मुझे पता है डेरिवेशन वाला पार्ट आप लोग वीडियो से कर लो, वो वाली चीज हो जाएगी। अब इतना तो थोड़ा सा कुछ तो तुम भी करो ना, पेपर तुम लोगों का है मेरा है, तुम्हारा बस नहीं चल रहा, तुम तो 21 तारीख को पेपर भी हम सबका एक ही जगह जाके दे आना, एक जगह पहले उसका दिया ना, फिर उसका देना, फिर उसका दिया। ये मैं हर साल ऐसे ही कराता हूँ मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर, क्योंकि इसमें बायो सेवर्ट्स की डेरिवेशन आप लोगों को देखनी है, बस इजीली समझ में आ जाएगी। चलो सुनो भाई, इधर सुनो। बात ऐसी है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे पास, आर रेडियस है, सेंटर में ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? राइट हैंड थंब रूल आपको पता है, अगर करंट इसमें ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बाहर नहीं आ रहा है। अगर करंट इसमें ऐसे होता तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी बाहर की तरफ बनाएगा, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई, कुछ याद आया? फिर बात मजे में मत लो भाई चीजों को। पेपर में अगर सीबीएसई का दिमाग घूम गया ना, पेपर में उन्होंने न्यूमेरिकल पार्ट बना दिया, सिर्फ तभी कर पाओगे जो एमटीजी करके जाओगे। अगर बिना एमटीजी के जा रहे हो ना और सिर्फ थ्योरी डेरिवेशन पढ़ के जा रहे हो, सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं होता किस साल का पेपर मुश्किल बनाने वाली है। पता लग जाएगा आप लोगों को, फिर कहोगे सर ये आ गया वो आ गया, हम क्या करें बताओ। अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इट विल बी B इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट I बाय में क्या 2R, ठीक है? बात समझ में आ रही है? और अगर यही कॉइल सेमी सर्कल हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स करंट मैग्नेटिक फील्ड को बनाएंगे, तो आधा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो म्यू नॉट I बाय कितना हो जाएगा 4R, इसका आधा मतलब इतना हो जाएगा। और डेरिवेशन में कुछ नहीं था वैसे इसके, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर करंट था, इसका मैंने एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लिया था, बायो सेवर्ट्स ने क्या कहा था, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट, एक छोटा सा अपने से आर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो कितनी बनाता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आइडियल वो एलिमेंट है sin थीटा बाय में बोलो क्या r स्क्वायर, जिसमें जो थीटा होता है वो इस करंट एलिमेंट और r के बीच का एंगल होता है जो कि 90 है फिलहाल, है ना, तो sin 90 हो जाएगा। अब एक एलिमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, क्या सारे नहीं बनाएंगे? सारे बनाएंगे। अरे इसने बनाई तो ये वाला करंट एलिमेंट जो आइडियल है वो भी बनाएगा यहाँ पर, ये वाला जो करंट एलिमेंट आइडियल है वो भी बनाएगा यहाँ पर, सबके सब छोटे छोटे करंट एलिमेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी?
फिर वही बातें, म्यू नॉट अपन 4 पाई आईडीएल साइन 90 बाई में क्या करूंगा बोलो, आर स्क्वायर को जोड़ूंगा, क्या चीज कॉमन आएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट सबके लिए सेम है, रेडियस हर एलिमेंट के लिए सेम है, और डीएल बच जाएगा। अब डीएल के लिए बोलो क्या आएगा, डीएल होएगा 2 पाई आर, काट के देख लो, पाई से पाई 2 से 2, आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई में। अब इसके लिए क्या तुम्हें मैं दोबारा याद दिलाऊं, डेरिवेशन समझ रहे बात, क्या मैं तुम्हें दोबारा इसको बताऊं, ये चीज नहीं बता दी है मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि इतना ही आसान है। अगर तुमने एक बार करा हुआ है ना क्लास के अंदर, तो वो चीज आप लोग चाहे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे लगाओ, आप लोग घर पे बैठ के पिछली पुरानी जो वीडियोस है और देख लो, सारे डेरिवेशन देख लो, क्वेश्चन पार्ट हम यहाँ पर कर ही रहे, कॉन्सेप्ट पार्ट हम सारा कर ही रहे, वो नहीं छूटेगा। आ जाओ, चलो अब सुनो भाई, अभी क्वाड्रेंट भी आ जाए तो भी कर लोगे, पक्की बात है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर ये n टर्म्स होता है n से मल्टीप्लाई भी होता है, किससे मल्टीप्लाई होता है बोलो, n से। चलो एक तो ये वाली बात याद आ गई, एक सर्कुलर कॉइल अपने सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, म्यू नॉट आई बाई में क्या 2r। इस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं बच्चों में पूरा। और सुनो, एक ये वाली याद है आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, यही सर्कुलर कॉइल है, ऑन इट्स एक्सिस, मतलब मान लो कि एक सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे कितनी है, अब यही सर्कुलर कॉइल का एक्सिस भी यही है, तो इससे कुछ दूरी पर एक्सिस पे एक पॉइंट है, उधर कितनी है, नहीं आ रहा है यार, नहीं आ रहा है, ए रुक जाओ, एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितनी है और इसी सेंटर से एक एक्सिस आ रहा है, इस एक्सिस पे एक पॉइंट है थोड़ी दूरी पर, उस पर कितनी है, समझ में आ रहा है। ऐसे भी था, तो मैंने बोला कि अगर इसमें करंट आई है, क्योंकि आई करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बननी है, और इसका रेडियस बोलो क्या है, ए है, या ए लिया था मैंने डेरिवेशन के पे, और इसको बोलो मैंने क्या लिया था, एक्स लिया था। तो मुझे बताओ जरा, ये सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस ए है, उसमें करंट आई है, अपने से कुछ एक्स दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, कुछ याद आ रहा है, इसके एलिमेंट्स ऐसे बनाते थे, इसके एलिमेंट्स कुछ याद आ रहा है, वो क्रॉस करने के बाद फिर वो नेट शेल यूं बनती थी, अरे क्योंकि इस एलिमेंट की ना यूं करके बनती थी डीबी, इस एलिमेंट की यूं बनती थी डीबी, सारे वो कैंसिल हो जाते थे, एक तरफ जुड़ जाता था, तो नेट शेल आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती थी, फिर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, नहीं आ रहा, पढ़ोगे घर पे तो आ जाएगा भाई, नहीं पढ़ोगे तो कोई नहीं, कुछ दिनों पेपर हो ही जाना, टेंशन खत्म, जिस दिन पेपर हो जाएगा टेंशन खत्म, नहीं। चलो सुनो, अब इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एक चीज जरूर सुन लीजिए, मुझे कोई पढ़ा दिखाओ, ये कोई दिखा दे, सुनो 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 सुनो, अगर इस कॉइल के अंदर करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, समझो, या मान लो कि ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो यहां से कहां आ रही है, बाहर आ रही है, तो सेंटर पे कितनी होगी कृति, अगर आई करंट है और आर रेडियस, सेंटर पे कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय, लेकिन यहां से जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही तो पूरे एक्सिस पे ऐसे घूम के आएगी ना, अरे ऐसे ही तो आएगी घूम के, तो इससे कुछ दूरी पर कितनी होगी मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो पहली बात तो ये समझो कि अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होती है, कहां की तरफ होती है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर इसमें कुछ करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी ऐसे हो सकती है, बोलो हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताना नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, और क्या था, 2ia को मैंने कैपिटल ए लिखा होगा या पाई ए स्क्वायर बोला होगा, पाई ए स्क्वायर, कैपिटल ए लिखा था पहले, अच्छा कैपिटल ए, लेकिन याद रखना भाई कैपिटल ए का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ द कॉइल विच इज पाई आर स्क्वायर, यानी विच इज पाई ए स्क्वायर, है ना, और नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, और फिर वही बात है, ये तो एक टर्न के लिए है, अगर n टर्न्स हो तो बस कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देना। समझ ही नहीं आ रहा सर, मतलब क्या है, अगर एक सर्कुलर कॉइल अपने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ओए चुप हो जा, एक सर्कुलर कॉइल अपने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो कितनी बनाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2r। एक सर्कुलर कॉइल अपने एक्सिस पर कुछ दूरी पर अगर करंट बनाएगी तो कितनी बनाएगी बोलो, म्यू नॉट अपन 4 पाई 2i, करंट हमें पता होगा, कॉइल का रेडियस पता होगा तो उसका एरिया भी पता लग गया पाई स्क्वायर से, ए पता होगा, दूरी वो हमें देगा, सारे पैरामीटर देगा, इसका हमें पता है 10 की पावर -7 होता है, सारी वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और आप चाहो तो एक चीज कर सकते हो, और आपको लगता हो कि सर ऊपर वाला कैसे बना है, थोड़ा सा स्पेशल केस जानना है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, बस इससे आप लोग बोलोगे कि अगर ये बिल्कुल सेंटर पे हो पी पॉइंट, इफ पी पॉइंट इज एट पी पॉइंट इज एट सेंटर, सोचो पी बिल्कुल सेंटर पे हो तो एक्स को 0 हो जाएगा, एक्स को बिल्कुल 0 हो जाएगा, सेंटर पे आ गया, आपको पता है आंसर आना चाहिए म्यू नॉट आई बाय 2r, क्या आना चाहिए, म्यू नॉट आई बाय, नहीं आ रहा समझ में, तो एक्स को 0 रख के देख लो आप लोग, बताओ एक्स को 0 रखो, ऊपर मैंने उसको लिख दिया पाई ए स्क्वायर
और x को मैंने 0 रखा तो a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, a क्यूब आ जाएगा, ये a स्क्वायर से a कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से a कट जाएगा। आंसर देख लो कितना आ रहा है, μ0/2i, μ0i/2a, μ0i/2r। उसमें r बोल रहा था, इसमें a बोल रहा था। समझ आया? तो मुझे बस तुम ये बता दो, एक कॉइल के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, याद हो गया? एक कॉइल के एक्सिस पर एक पॉइंट है x दूरी पर, वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड, उधर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, याद हो गया कि नहीं हो गया? बस अगर तुम्हें ये याद हो गया, क्वेश्चंस इसके कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक ही टेक्निक से इसके क्वेश्चंस होते हैं। चलो आ जाओ, पढ़ो पहला क्वेश्चन। ये मैंने करवा रखा है ड्यूरिंग द क्लास, ये मैंने तुम्हें क्लास में करवाया था क्वेश्चन, मुझे याद है। क्वेश्चन ये है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज b1। बताओ, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस बोलो कितना है, r, उसमें करंट मान लो I है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है b1 है। ठीक है, पहली चीज हंसिका क्लियर है? एक r रेडियस का सर्कुलर लूप है, उसमें करंट I है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड b1 है। पढ़ लो, द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस r। कह रहे लेकिन अगर इसी कॉइल के एक्सिस पर कितनी दूरी पर, पढ़ो कितनी दूरी बोली उसने, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस r, एट अ डिस्टेंस मतलब ये भी आ रही है, r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप की वजह से वो b2 है। कितनी बोलो? तो आपको b1/b2 का रेशियो बताना है। b1 बाय, क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, समझ आ गया? तो मुझे तुम बताना है b1 कितना बनेगा, पहले तो ये बताओ b1 कितना बनेगा। सर μ0i/, किसी को आपत्ति इस चीज में? इधर कितना बनेगा? सर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, μ0/4 2i, a होता है पाई a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस, बोलो पहले फॉर्मूला याद है, अब सारी वैल्यूज रखो, बोलो क्या आएगा, μ0, बोलो कितना आएगा 2i पाई a, बोलो कितना है r स्क्वायर। अच्छा नीचे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, a भी r है और x भी r है, a भी r है, अरे a रेडियस तो होता है, फॉर्मूले में a माना हुआ है, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना आएगा बोलो? समझ नहीं आ रहा कुछ भी सर, और बताओ क्या आएगा? जो जो कट रहा है वो काट दो, सॉल्व कर दो इसको। पाई से पाई उड़ गया, 2 से ये 2 पे उड़ गया, बताओ कितना आएगा? μ0, अरे रुक जाओ, अपॉन 2। अच्छा बताओ 2r स्क्वायर, देखो यार थोड़ा इतना दिमाग लगाओ, ऊपर पावर फ्रैक्शन में है 3/2, नीचे किसी भी तरीके से स्क्वायर बना लो, क्या बना लो? तो r का तो स्क्वायर है ही, इसको मैं √2r का स्क्वायर लिख सकता हूं, मतलब पूरे को मैं लिख सकता हूं √2r का स्क्वायर की पावर कितनी बोलो? अरे वही तो होगा 2r स्क्वायर, इससे बस ये हो जाएगा पावर से 2 से 2 कट जाएगा, फ्रैक्शन हट जाएगा, नहीं आ रहा ना? अब बताना √2r का क्यूब कितना आएगा, बोलो बोलो √2r का क्यूब, तो √2 × √2 × √2 कितना आएगा बोलो? 2√2, और बोलो क्या आएगा? r क्यूब। अब ये पूरे r स्क्वायर से एक r उठ गया, और कितना आंसर आ गया? μ0i बाय में 4√2r। अब ये आ गई पूरी b2 मैंने सॉल्व कर लिया अच्छे से। अब b1/b2 बताना था, b1 बाय, बोलो कितना आएगा? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है ये। सो μ0i/2r, और यहां आएगा μ0i/4√2r। बताओ क्या होगा? r से r गया, μ0i से μ0i गया, अरे कुल मिला के यार 4√2 ऊपर है, 2 नीचे है, 2√2/1 रेशियो आएगा, तो 2√2 हमारा पहला ऑप्शन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में सर? अरे दो जो मैंने बातें बताई उसी के ऊपर क्वेश्चन है। अब सुनो अगला क्वेश्चन, सुनो अगला पढ़ लो जल्दी से। क्या अगले को समझने के लिए पहले एक चीज और सुन लो। अगर एक स्ट्रेट वायर है, आई करंट कैरी कर रही है अपने से r दूरी पर, ये भी याद है, एक आई करंट कैरिंग वायर है, r दूरी पर अपने से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है? μ0i, क्योंकि ऐसे बनाएगी ना, ऐसे अंदर की तरफ, तो μ0 इधर हंसिका μ0 4 पाई 2i/r। ये कुछ याद है तुम लोगों को? ये तीसरा केस है, कौन सा बोलो? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर एट सम डिस्टेंस अवे। डेरिवेशन बच्चों कर सकते हैं आप लोग, बस कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान दो। एक स्ट्रेट वायर अपने से r दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? μ0/4। याद आ रहे हैं फॉर्मूले? ऐसे कुछ पढ़े हम लोगों ने ना। अब सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो 31वां पढ़ो। क्या बोलता है? एक ऐसे करके स्ट्रेट वायर है, हमने पहले भी करा है क्वेश्चन भी, आई करंट है, ऐसे करके लूप घूम गया और ऐसे करके करंट आ गया, कोई दिक्कत है? यहां ऐसे है, यहां ऐसे है। चलो भाई अब मुझे ये बता, यहां ओ पे उसने नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, स्ट्रेट वायर की वजह से कुछ बनेगी और सर्कुलर कॉइल की वजह से कुछ बनेगी, दोनों की वजह से देख लो कितना बन रहा है नेट चार्ज।
पहले ये देखो दोनों की वजह से बनने वाली डायरेक्शन सेम है तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट है तो माइनस हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? चलो ये बताना जरा, पहले तो ये सर्कुलर कहाँ बनाना है उसको देख लो। सर्कुलर को ऐसे राइट हैंड से करना है सारा काम, तो यहां से ये ऐसे हुआ है सीधा अंदर, तो बोलेंगे सर्कुलर की वजह से तो अंदर जा रही है भाई, सर्कुलर की वजह से अंदर जा रही है, एक की वजह से अंदर जा रही है। मान लो B1 है, सर्कुलर की वजह से 1 कॉइल है मान लो, है ना, ये सेकंड कॉइल है मान लो, सेकंड वायर है, तो 1 वाले की तो अंदर जा रही है। अब इस वाले की समझो, इस वाले की देखो ऐसे तो नीचे है तो उधर तो अंदर जाएगी, लेकिन लूप घूमता है ना हमेशा। अरे नहीं आ रहा समझ में? अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो वहां से घूमते हुए ऐसे आएगी ना, देखो ऐसे भी दिखा सकता हूं मैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, देखो ना अब देख लो, कर सकता हूं इस तरीके से, देख लो सही है, सही है, बाहर आएगी, बाहर आएगी, बताओ कितना है? अरे बातें नहीं यार, तो एक की वजह से बाहर आएगी, B2 बाहर आएगा, B1 अंदर जाएगा। चलो बोलो भाई B1 कितना है, सब बच्चे बोलो B1 कितना है? B1 है म्यू नॉट I बाई 2R। B2 बोलो कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय R। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर हमें तो, पक्की बात है। अब आप लोगों को दोनों को माइनस करना है। अब आप लोगों को साइन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कौन सा वाले से किससे माइनस हो रहा है। हालांकि ये वाली वैल्यू बड़ी लग रही है क्योंकि इसके नीचे 4 पाई वगैरह बड़े नंबर्स हैं। देखो उसके नीचे बस 2 है, नीचे इसके नीचे 2 पाई आएगा, काटोगे तो छोटी वैल्यू ये होगी। अगर तुम ध्यान से थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझते हो ना तो 2 से ये काटोगे तो कितना आएगा, देख रहे हो, ये आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। म्यू नॉट I अपॉन करके देख लो, म्यू नॉट I अपॉन, अब ध्यान से तुम B1 B2 को कंपेयर करो तो कोई भी बच्चा बता देगा इसके नीचे पाई एक्स्ट्रा है तो ये वैल्यू छोटी है, B2 छोटा है। तो मुझे बताना जरा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, बोलो B1 माइनस B2, B1 माइनस, तो म्यू नॉट I बाय में 2R माइनस करूंगा मैं, म्यू नॉट I बाय में, बताना म्यू नॉट I बाय में 2R बाहर आ जाएगा, 1 माइनस में कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, जिसको पता लग गया ना सर्कुलर की वजह से सेंटर पे कितना, सर्कुलर की वजह से एक्सिस पे कितना, स्ट्रेट लाइन की वजह से दूरी पे कितना, न्यूमेरिकल पार्ट तो इस चैप्टर का मुश्किल होता ही नहीं है फिर। अब सुनो, ये क्वेश्चन तो, ये 2 क्वेश्चन तो इनके फेवरेट है भाई, ये बहुत बार देते हैं ये क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं करना होता इन क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही सिंपल चीज होती है। करवा रखा है मैंने ये भी, देखो क्या बोलता है वो, कहता है एक कॉइल में करंट ऐसे है, एक कॉइल में करंट ऐसे है, एक सर्कुलर कॉइल ऐसे लगी हुई है, एक सर्कुलर कॉइल इस प्लेन में लगी हुई है। खुशी बात समझ में आ रही है? अब खुद सोचो, एक का करंट मान लो ऐसे जा रहा है, एक का करंट मान लो ऐसे आ रहा है, सर कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आप लोगों से एक बात कहूंगा, ध्यान समझने की कोशिश करना। उसने बोला कि एक में करंट आई है, दूसरे में करंट आई है, और दोनों का मतलब करंट आई है, रेडियस क्या है बोलो R है, रेडियस बोलो क्या है R। तो कह रहा है बताओ जरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड की O पॉइंट पे। अब सुनना ढंग से मैं क्या बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी सारे ऐसे ही होने हैं। तो एक कॉइल ने, मान लो कोई कॉइल ऐसे है, कोई कॉइल ऐसे, देखो ऐसे करंट आ रहा है इसमें, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो ऊपर की तरफ बनाएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली कॉइल है कैसे बनाएगी, ऊपर की तरफ, कनक। ये जो कॉइल ऐसे हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, एक कॉइल ऐसे लगी हुई है, एक कॉइल ऐसे लगी हुई है, और एक कॉइल ऐसे। 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए एक्टिव हो जाओ क्योंकि जरूरी क्वेश्चन है और बहुत मेजर पार्ट हम आज ही कवर कर ले रहे हैं इस चैप्टर का, जहां पर टाइम लगता है। तो ये कॉइल ऐसे है और वो वाली कॉइल ऐसे है, तो ये वाली कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनाएगी, ऊपर, और जो वो वाली है वो कैसे बनाएगी, हॉरिजॉन्टल। मतलब एक बनाएगी ऊपर, एक बनाएगी ऐसे, मतलब कैसे बनाएगी, परपेंडिकुलर। कैसे बनाएगी? अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। क्या मैं इतना उम्मीद करूं कि इतनी चीजें आपको पता है कि 2 वेक्टर अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं, ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर ए और बी ऐसे परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट कितना निकलेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, बीच में कहीं पर आएगा। आता है कि नहीं आता? ऐसा सबको आता ही चीज, क्योंकि आर का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो cos 90 हुआ था 2 वेक्टर के बीच का। सही है। अब मुझे तुम बस इतना बताओ, एक की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, फोकस करना और एक की मैग्नेटिक फील्ड, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है मान लो वो ऐसे आ रहा है, ऐसे कॉइल लगी हुई है वो, तो एक के ऐसे, इसको कॉइल नंबर 1 बोल दो, ऐसे लिख दिया करो ताकि तुम्हें आइडेंटिफिकेशन रहे। एक को कॉइल नंबर 2 बोल दो। अब आपको तो डायरेक्शन का मुझे आइडिया नहीं लग रहा, अरे भैया एक B1 होगी, एक B2 होगी, ये तो क्लियर है, और एक दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा, परपेंडिकुलर होंगे। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। आपने बोला B1 कितना है, रुक जा भैया रुक जा, B1 कितना है बोलो, म्यू नॉट I बाय में कितना 2R। B2 कितना है बोलो, सेम क्यों बना भाई, क्योंकि करंट भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो मैं इनको B1 B2 क्यों बोल के चल रहा हूं, क्यों ना दोनों को B बोल लूं, दोनों को। अब मुझे बताना B नेट कितना आएगा, तो रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस,
तो बोलूंगा दोनों ही बी हैं, तो √2 टाइम्स ऑफ बी, तो मुझे बताना कितना मिलेगा, तो √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय में कितना बोलो, ये तो हो जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा आप बच्चे कुछ कहेंगे सर किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं बताई। देखिए डायरेक्शन ना आप लोगों को ना किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बतानी होती है। आप इसकी डायरेक्शन या तो B1 के रिस्पेक्ट में बताएंगे या किसके रिस्पेक्ट में, बोलो B2 के रिस्पेक्ट में। प्रियांशु नहीं आ रहा समझ में, या तो इसकी डायरेक्शन B1 के रिस्पेक्ट में बताइए या B2। एक बात तो पक्का होगा ना, सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से यार, आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। अगर आप डायरेक्शन वाला मुद्दा क्लियर करना चाहते हैं, मान लो ये A वेक्टर है, ये वाला कौन सा वेक्टर है बोलो B, और ये 90 डिग्री पे। वैसे तो इतनी समझदारी तुम लोगों को होनी चाहिए कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो बिल्कुल बीचों बीच आता है रिजल्टेंट। अगर सोचो A ज्यादा है और B कम है तो A की तरफ थोड़ा ज्यादा आएगा, छोटा एंगल बनाएगा A की तरफ। B ज्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड है, A छोटा है तो ऐसे ज्यादा आएगा, ऐसे आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने रिजल्टेंट बनाना है इसे। सुनो मेरी बात, रिजल्टेंट बनाना है, ये रिजल्टेंट है और ये एंगल किसी एक के साथ अल्फा मान लो। क्या मान लो बोलो, याद करो ऐसे ही करते थे हम लोग। और मुझे बताने एंगल कैसे निकलेगा, tan अल्फा क्या होगा, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस बोलो क्या आएगा, B बाय में बोलो क्या A, B बाय में बोलो क्या आएगा, ये कुछ याद नहीं आ रहा, 11th क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा था। अब इसकी रेशियो से हमें एंगल का आइडिया लग जाएगा। जैसे इस केस में क्या होगा, सुनते चलो, यहां पर ये B1 है, यहां पर ये B2 है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बना। वैसे तो जो बच्चा वेक्टर की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है ना, उसको ये बात पता है कि ये दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री पे आएगा। तो आप बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द B1 या विद द B2, किसी के साथ भी बोल दीजिए 45 डिग्री बीच में आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को सीखना ही है कि कैसे काम करता है, तो आप लोग अल्फा एंगल मान लीजिए। क्या मान लीजिए बोलो, और मुझे बताइए जरा आप tan अल्फा आप कैसे निकालेंगे। तो tan अल्फा आएगा दिस बाय दिस, तो ये वाला जो वेक्टर है बोलो क्या है B2, ये वाला बोलो क्या है B1, क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो बोलो वैल्यू कितनी आएगी। और tan अल्फा अगर 1 आ गया तो बोलो अल्फा कितना आ गया। तो आप लोग क्या बोलोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद B1 या B2 बोल दो, बात एक ही है। नहीं आई बात समझ में। अच्छा अगर मान लो कि इन दोनों का रेशियो √3 आया था तो कितना आता बोलो 60 डिग्री, तो आप बोलते हैं कि हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री का एंगल बना रही है B1 के साथ, तो वो उसकी डायरेक्शन का अंदाजा दे देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रितिका नहीं आ रहा समझ में, खनक नहीं आया समझ में, नहीं आई मेरी बात समझ में पक्का। तो मुझे बताओ, दो अगर कॉन्सेंट्रिक लूप्स ऐसे आ जाए पेपर के अंदर, तो आपको पता है ना दो से कैसे करना है, एक का पता है दो का भी आ जाएगा, रिजल्टेंट निकालना होता है। अब देखो इन्होंने अगले क्वेश्चन में कुछ खास इसने वो नहीं करा, क्या हुआ, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, आप ऐसे डायरेक्शन से अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, आपको सीधा बस B1 B2 बोलना है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड जरूरी होता है, उसका मैग्नीट्यूड जरूरी होता है और उसकी डायरेक्शन। तो हमने डायरेक्शन B1 के रिस्पेक्ट में बता दी, किसके रिस्पेक्ट में बोलो B1, कर सकते हो आप ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। यार एक बात सुनना, कोयल एक ऐसी एक ऊपर जा रही है और एक कोयल ऐसी कैसे जा रही है, बाहर यूं कैसे जा सकती है, अबे भाई वो कोयल ऐसे नहीं है, तू उसको ऐसे समझ रहा है, ऐसे नहीं है, तू तो ऐसे समझ रहा है ना। कॉन्सेंट्रिक मतलब कि ऐसे है, ऐसे और ऐसे, ऐसे देख, ऐसे आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये कोयल ऐसे लेटी हुई है, अब ऐसे है तो एक के ऊपर बनेगी, और जो ऐसे वाली कोयल है उसकी ऐसे बनेगी, ऐसे नहीं है कोई कोयल। अच्छा सुनो सुनो, अरे सुनो प्लीज प्लीज, अरे बच्चों देखो यार टाइम नहीं कर रहा हूं। ऐसे होगी तो फिर दूसरी ऐसे होगी, अरे अगर ऐसे होगी तो दूसरी, अब इसकी अगर मान ले बाहर बनी, तो जो दूसरी वाली है उसकी बोलो कैसे बनेगी, ऊपर, तो एक की बाहर एक की ऊपर, फिर भी कैसे आएगी, परपेंडिकुलर, आनी परपेंडिकुलर है, दो मैग्नेटिक फील्ड आनी परपेंडिकुलर है। समझ नहीं आ रहा भाई, अरे एक क्वेश्चन और करना है, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा सारे रिपीट हो रहे हैं। अब सिर्फ एक क्वेश्चन और करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको पढ़ना, फिर सब करा रखे मैंने शायद ये, फिर बातें कर रहे हो। क्वेश्चन देखो ये वाला, एक कॉइल यहां पर है, एक कॉइल यहां पर है, इससे कुछ दूरी पर यहां पर बात कर रहे हैं, इससे कुछ दूरी पर यहां पर बात कर रहे हैं। मुझे बताओ बंसी का कौन सा केस लगाना चाहिए इस बार, कौन सा केस लगाना चाहिए, खुली आंखों से सोते तो नहीं हो, एक्सिस वाला आएगा ना, फिर इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, जगह नहीं हुई क्लास में। करंट यहां पर फ्लो कर रहा है दोनों में, कैसे भी कर दो, चलो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें, उसमें ऐसे कर रहा है। सुनो सुनो, ए
रुक जाओ, यहां से कितनी दूरी है, x दूरी है, यहां से भी कितनी दूरी है, चलो दूरी सेम दे दी, दोनों कॉइल्स आइडेंटिकल है, इसका मतलब दोनों का रेडियस भी a और a है, रेडियस में कोई चेंज नहीं है, x में कोई चेंज नहीं है, बराबर दूरी पे पूछ रहा है। अब तुम लोग मुझे बताओ, एक ने अगर ऐसे ऊपर बनाई, एक ने अगर अपनी ऐसे ऊपर की तरफ बनाई कॉइल 1, तो एक कैसे बनाएगा, फिर वही खेल हो गया, फिर वही खेल हो गया। लेकिन तनिषा मैग्नेटिक फील्ड अलग बनने वाली है, बताओ B1 कितना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बताओ क्या आएगा 2i, एरिया को a ही रख लो, जरूरत नहीं है हालांकि इसको ओपन करने की, और क्या आएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि a और x दिया हुआ है। तो अगले की अलग बनेगी या सेम बनेगी, बहुत अच्छे, सेम बनेगी सर, क्योंकि सर करंट सेम है, कॉइल सेम है, दूरी सेम है, तो अलग क्या होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। फिर से B1 किसके बराबर, फिर से किसके बराबर, B के, बोलो B नेट कितना आ जाएगा, √2b, समझ नहीं आया कैसे हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ दिस b, √2 टाइम्स ऑफ दिस b। अरे यार समझ नहीं आ रहा, किसका ए उठा लाया मैं, किसका ए उठ गया भाई, चलो ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ दिस b, है ना। और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि बिल्कुल बराबर है तो 45 डिग्री एंगल बनाएगी बच्चों। इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं आ रहा समझे ना अभी भी। अगला पढ़ो, अगला पढ़ो, चुपचाप बैठे रहो जब तक मैं खत्म नहीं बोल रहा हूं, खत्म नहीं हो रहा है, कोई नहीं बैठा रहे। अब देखो, वैसे मैं उम्मीद करता हूं तुम बता पाओगे, एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें 1 एम्पियर करंट है, इजी है बिल्कुल, तुम खुद सोचो, मैं नहीं बता रहा तुम लोगों को, तुम खुद सोचो क्या करोगे। एक सर्कुलर कॉइल है, 1 एम्पियर करंट है, 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पता होगी, ये सेमी सर्कुलर कॉइल है बस। कैसी है बोलो। अब ये वाली जो है, ये वाली जो है अंदर बनाएगी, ये वाली जो है अंदर बनाएगी, अरे प्रियांशु कहाँ ध्यान है, ये क्वेश्चन है, ये वाली जो है, ये वाली जो है अगर आप देखो तो देखो अंदर बनाएगी और ये वाली बाहर बनाएगी। अरे ये वाली यार बाहर बनाएगी, ये वाली तो एक ने बनाया अंदर की तरफ, एक ने बनाया, तो नेट शेल मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, जो बड़ी वाली है उसमें से छोटी वाली को बोलो क्या कर दोगे, माइनस। और क्या तुम्हें एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड और सेमी सर्कुलर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी नहीं आती, दोनों का सेंटर सेम है, समझ ही नहीं पा रहे, करवाऊं या समझ गए हो पक्का। इसकी बताने कितनी आएगी, म्यू नॉट आई यानी 1 बाय में कितना 2r, तो यानी 2 इंटू में 0.04 मान लो, नहीं आ रही बात समझ में। उसकी कितनी आएगी बोलो, म्यू नॉट आई कितना लोगे 2 अपॉन में क्या आएगा 2r, यानी 2 इंटू में 0.12 मान लो। फिर आपको पता होगा एक वैल्यू बड़ी होगी, एक वैल्यू क्या होगी छोटी होगी, वो देख लो तुम लोग कौन सी छोटी बड़ी है, वैल्यू देख के पता लग जाएगा। बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं बना रहे। समझ नहीं आया सर, पक्की बात है, इजी लगा क्वेश्चन ये वाला। मैं कह रहा हूं पेपर के अंदर ये इतना कॉमन सेंस बच्चों को आप नहीं लगा पाते तो फिर तो पेपर में 10 नंबर तो जाएंगे, पक्का बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि वो कुछ तो ऐसा थोड़ा बहुत देगा जिसमें आपको बेसिक कॉमन सेंस यूज जरूर करनी है। अच्छा बताओ, अब तो हो गए भाई सारे, ये सुन लो, ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, दो आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल है P और Q, लेकिन एक में करंट 1 है, एक में √3 है। एक बार ये भी देख लो, एक में करंट 1 है और एक में कितना है बोलो √3, और दोनों ऐसे प्लेस्ड है कॉन्सेंट्रिकली कि एक XY प्लेन में है और एक YZ प्लेन में है। मतलब वही बोलना चाह रहे हैं, एक XY प्लेन में है और एक ऐसे मान लो कुछ भी, एक XY प्लेन में और एक, समझ नहीं पा रहे ना। अब एक में करंट बोलो कितना है, एक में कितना है √3 एम्पियर। कह रहे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या फर्क आएगा, बस मुझे इतना बताओ। रेडियस सेम है, रेडियस सेम है, मुझे बस बताओ पहले वाला कितनी बनाएगा, म्यू नॉट आई कितना आएगा 1 बाय में कितना आएगा 2r, दूसरा वाला कितना बनाएगा बताना जरा, म्यू नॉट √3 बाय में 2r। क्या मेरी बात से सहमत हो। अब देखो मैं आपको हमेशा एक सलाह दूंगा, हमेशा आप लोग B1 B2 के पैरामीटर्स को रिलेट करके ही नेट शेल निकालिए, उससे इजी बनता है। ऐसा मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट में भी करवाया होगा। अब मान लो कि एक की B1 है, एक की B2 है, सुनो, एक की B1 एक की परपेंडिकुलर बनेंगी, ये तो गारंटी, ये तो गारंटी है। अब ये B1 है, ये B2 है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं B2 को लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट इट इज √3 टाइम्स ऑफ B1, √3 टाइम्स ऑफ, इससे मेरा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इजी हो जाएगा। तो मैंने बोला B1 का स्क्वायर प्लस में, तो मुझे बताना जरा B1 का स्क्वायर तो B1 का ही रहेगा, और B2 के स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 3B1 का स्क्वायर, 4B1 का स्क्वायर बनेगा जो कि हो जाएगा 2B1, जो कि हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B1 की वैल्यू है म्यू नॉट बाय में 2r, आंसर आ जाएगा। तो मेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी म्यू नॉट बाय r। सबको समझ में आया। किस डायरेक्शन में आएगी, किस डायरेक्शन में आएगी, यहां की तरफ मेरा B नेट बनेगा,
ये अल्फा बनेगा। मान लेता हूं B1 के साथ कितना एंगल बनेगा, अल्फा। तो मुझे, जिसको कॉइल तुमने 1 बोला होगा, अब तुम मुझे बताओ tan अल्फा कितना आएगा, और B2 कितना है, मतलब कितना आ गया, आंसर कितना आ गया। तो आप क्या बोलोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द B1 मैग्नेटिक फील्ड विद द, समझ नहीं आया, मुश्किल लग रहा है। इसके बाद बताओ ये देख के हो जाएगा, कराऊंगा नहीं अभी। 3 एम्पियर 4 एम्पियर एक में 3 एम्पियर एक में 4 एम्पियर हो पाएगा। इससे अगला बताओ, हो जाएगा। फिर ये डेरिवेशन पार्ट है, फिर ये डेरिवेशन पार्ट है, कुछ नहीं है, खत्म। क्लियर हुआ। ओए मैं करूंगा भाई छुट्टी, कोई उतना वो नहीं है मेरे को कि मैं तुम्हें बैठाए रखूं यहाँ पर, ठीक है। मुझे आप लोगों से ज़्यादा जल्दी है। मेरी 4 बजे तक क्लास है, आप लोगों को अभी उठने की लगी हुई 4 बजे तक क्लास है मेरी लगातार, ठीक है। मेरे को कुछ वो नहीं है, और सेंटर में देखो किसी टीचर की क्लास नहीं है। मैं भी चाहूँ तो घर बैठ सकता हूँ आराम से, संडे व्यतीत कर सकता हूँ अपना, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का ये सब हो जाए, और आप लोगों की इच्छा नहीं है तो रहने देते हैं, कोई इतना ज़रूरी थोड़ी ना है। पेपर आप लोगों का है भाई, मेरे को कुछ नहीं है। समझ रहे हैं बात को। आप लोगों को लगे करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। इसमें इतनी जल्दी क्या रहती कि सर बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कर लो, लास्ट में छूट जाएगा कुछ ना कुछ। मैं छोड़ दूंगा कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, छोड़ दूंगा लास्ट में, फिर बस यहाँ तक करा दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैट तक हो जाएगा, आराम से कर लेते हैं। एक चैप्टर छोड़ ही सकते हैं, क्या हो गया, 66 नंबर का हो जाएगा, 70 में से 4 का छोड़ दो, है ना। तो बात ऐसी है भाई, 40 क्वेश्चन तक सारे नहीं करे हैं, बीच में 7, 8, 10 क्वेश्चन छूटे होंगे मुश्किल से, वो मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन बहुत ठीक स्पीड से हमने टॉपिक्स को कवर कर लिया है आज। ये कॉइल्स वाले टॉपिक आपको क्लियर हो गए हैं। 2 सर्कुलर कॉइल्स को कॉन्सेंट्रिक तरीके से रखे, 2 सर्कुलर कॉइल्स को अलग अलग दूरी पे रखे, क्लियर हो गया है। और क्या तुम्हें ये जो टॉपिक बहुत ज़रूरी था आज का, हमारा मेन टॉपिक हमारा आज ये था जो हमें करना अच्छे से था, वो था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो क्या होगा, कुछ एंगल से एंटर करेगा तो क्या होगा। अगर वो तुम्हें समझ में आ गया तो फिर काम ठीक है। नहीं आया समझ में। कुल मिला के पहला टॉपिक वही था, परपेंडिकुलरली एंटर करे तो सर्कुलर पाथ, हेलिकल कुछ एंगल से एंटर करे तो हेलिकल पाथ। एक टॉपिक ये करा हमने अच्छे से। दूसरा टॉपिक हमने फॉर्मूले याद कर लीजिए कि भैया एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट आई बाय 2r, एक्सिस पर कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i एरिया अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और एक स्ट्रेट वायर अपने से r दूरी पर, ये भी पढ़ लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय r बनाती है। तो मेजर तौर पे फॉर्मूले ये समझे हैं, टॉपिक समझा है, न्यूमेरिकल समझे। देखो कोई भी एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आया जो कि बहुत ज़्यादा ना अटपटा सा न्यूमेरिकल हो। अगर ठीक ठाक कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हो ना तो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन बनेगा 100%। और मैंने बोला था फर्स्ट फेज टाइम लेते, सेकंड फेज तो उसका टाइम लेगा भी नहीं। अब सेकंड फेज हो जाएगा, मतलब मेरे को लगता है परसों तक हम मंडे और ट्यूसडे 2 दिन क्लास है फिजिक्स की, तो 2 दिन में भी खत्म हो जाएगा। 10 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा। फिर 2 चैप्टर्स के लिए हमारे पास नेक्स्ट 7 डेज बचेंगे, और इतना तो हो ही जाना है, ठीक है। तो 17 तक हम लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे। जो छुट्टी बीच में 3 दिन की मिली हुई है ना, उस बीच में हम लोग कुछ वही देखेंगे जो ऐसा कुछ होगा छोटा मोटा बीच में कभी बच गया होगा ना, तो वो बस कराऊंगा, बाकी नहीं तो फिर हम लोग अपना बस तैयारी करना अच्छे से। क्लियर हो रहा है, हो जाएगा अब, या मैग्नेटिज्म में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा करने के बाद? कुछ गेन हुआ इस 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास के अंदर, कुछ ऐड हो गया कि नहीं हो गया टॉपिक में? पक्का? अब ले लो तुम लोग ब्रेक।